Hello everyone, I welcome you all to the very new lecture and the third lecture of वन शॉट सीरीज जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे एक बहुत प्यारा साइंस का चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट वन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। अब यार ये चैप्टर को जो है हम बहुत तेजी से बढ़िया तरीके से सारे ही कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते हुए फिनिश करेंगे। बने रहना पूरे लेक्चर में और बीच बीच में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, रिएक्शंस को भी बैलेंस करना सीखेंगे और भी कई सारी चीजें हैं। साथ में हर बार की तरह हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, नोट्स आप बनाते चलना। जो भी मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड के ऊपर 1 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए मैं बाजू में हट जाता हूँ, तो उसको नोट करने के लिए आप पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट निकाल लो, या तो आप अच्छे से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट निकालना रादर आई डोंट रिकमेंड यू, सो अच्छे से नोट करो। साथ ही में चलते चलते पॉज करके वीडियो देखते देखते पूरी नोट्स अच्छे से रेडी करो। आपके पास रनिंग नोट होनी चाहिए, प्लस अच्छे से हर एक चीज को देखो। और अगर मेरी WBO यानी वर्ड्स पर में बोलने की जो मेरी तेजी है वो अगर ज्यादा लगती है तो स्लो कर लो, या स्लो लगती है तो तेज कर लो, लेकिन पूरा लेक्चर देखो अच्छे तरीके से, मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ इस लेक्चर के। अब यहाँ पे यार कई सारे टॉपिक्स है चैप्टर में, तो वैसे यहाँ पे हमारे एडिटर सर ने शायद से कमी डाले, 4 ही दिख रहे हैं। और भी टॉपिक्स है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, है ना। केमिकल रिएक्शंस तो हमें पढ़नी है, जाहिर सी बात है। उसको किस तरीके से लिखा जाता है, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, है ना। बाकी केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके ऊपर आपको छोटे मोटे सवाल भी बनाने होते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाएगा। बाद में फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जहाँ पे हमें 4 केमिकल इक्वेशंस के केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ने के बाद और भी छोटी मोटे टॉपिक इसके अंदर आते हैं, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, रैंसिडिटी क्या होती है। रैंसिडिटी रादर हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। बाकी फिर फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, ऐसी तमाम चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहले समझते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो आप जहाँ पे बोर्ड के ऊपर आप जो है डेफिनेशन को ऑलरेडी रीड कर सकते हो, तो मैं इसका बस तुरंत आपको एक शॉर्टकट में मतलब समझा देता हूँ रीड करने के लिए। वैसे आपके पास ये स्क्रीन पे डेफिनेशन लिखवा दी है मैंने ऑलरेडी। सो क्या होती है केमिकल रिएक्शन, देखो यार क्या होता है ना, बेसिकली कोई भी रिएक्टेंट ओके मिल करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब हमेशा मिलना ही जरूरी नहीं होता, लेकिन एक साधारण तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने मान ले बेटा कुछ एक पर्टिकुलर कंपाउंड ले लिया, एलिमेंट ले लिया, या कोई मैटर ले लिया, उसके साथ मैं किसी और मैटर को मिक्स कर रहा हूँ या रिएक्ट करा रहा हूँ बोले तो उसके दोनों के मिलने के कारण से, दोनों के मिक्सचर के कारण से, या हम बोलेंगे केमिकली रिएक्ट होने के कारण से एक नई चीज को अपन पाते हैं, राइट, जिसको अपन ने प्रोडक्ट बोला। तो इस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलने के इस सफर को जिस भी तरीके से दिखाया जाता है उसे अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब केमिकल रिएक्शन असल में क्या है, प्रोडक्ट को फॉर्म करना, किसकी मदद से, रिएक्टेंट की मदद से। और यहाँ पे इसी चीज को हमने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज है, इट इज अ प्रोसेस। जाहिर सी बात है एक प्रोसेस है जहाँ पे कुछ हो रहा है। क्या होता है, मेजरली 2 चीजें होती है, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसके अंदर हमें जो परमानेंट तरीके का चेंज दिखने मिलता है, जिसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं, ये हो रहा होता है, ठीक है। कई बार रिएक्शंस में फिजिकल चेंजेस भी हमें देखने मिलते हैं, बट हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफरेंस पता करना होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज यानी कि यार उसके शेप में, मैटर के जो हो गए शेप के अंदर, उसके डायमेंशन के अंदर, उसके साइज के अंदर, ऐसी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, है ना। जबकि केमिकल चेंज जो होता है ये बेसिकली उसके रूट को आप बोल दो, जैसे उसके बेस फॉर्म को ही बदल देता है, उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देता है, राइट। जैसे कैरी होती है, कच्चा आम जो होता है बेटा, वो जब पक जाएगा तो यहाँ पे हमें साफ तौर पे केमिकल चेंज देखने मिलता है, क्योंकि जो कच्चा आम है वो पकने की प्रक्रिया जो है, ये जो प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है, राइट। वहाँ पे कुछ केमिकल्स अदला बदल हुए, चेंज हुए, कुछ नई चीजें बनी, तभी जाकर के वो कैरी जो हरे रंग की थी वो पीले रंग की दिखने लगी, राइट। उसका टेस्ट चेंज हो गया। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो है बदल जाती है केमिकल रिएक्शन की मदद से। बाकी आप अगर मान लो एक और एग्जाम्पल लेते फिजिकल चेंज का, जैसे मान ले बर्फ है ना, सॉलिड फॉर्म में है, पानी है ना, H2O ही है सॉलिड फॉर्म में, जबकि वो लिक्विड में होगा तब भी क्या रहेगा, H2O ही होगा। और जब वो गैसियस स्टेट में होगा, यानी कि भाप होगी उसकी जब, तब भी क्या होगा, H2O। तो यहाँ पे केमिकल में कोई चेंज नहीं है भाई, खाली हमें फिजिकल स्टेट के अंदर मैटर के चेंज देखने मिलता है। तो ऐसे समय हम इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। और इन्हीं चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का, जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है दैट ऑकर्स व्हेन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स, या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इंटरैक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो आगे हमारा टॉपिक है रिएक्शंस का टाइप, उसके अंदर हमें क्लियरली ये चीजें समझ में आ जाएगी कि कभी कभी ऐसे होता है कि 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, कभी ऐसे होता है कि एक ही रिएक्टेंट है लेकिन उससे मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन दोस थिंग्स, जो हम आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो उसके लिए बने रहना। कंपाउंड्स दैट इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स।
जाहिर सी बात है भाई, अपन ने पढ़ा है एक साइड में रिएक्टेंट होता है, एक साइड में प्रोडक्ट। अब बहुत बेसिक लेक्चर नहीं है, वन शॉट है, तो मैं थोड़ा तेजी रखूंगा इस चीज को, और ये मान के चलूंगा कि आपको पहले से ही कुछ चीजें, सारी चीजें नहीं, सारी चीजें आपको अच्छे से पता है और आप इसको बस रिवाइज करना चाहते हो। यही एक मोटो है हमारे वन शॉट लेक्चर का। तो आई अंडरस्टूड कि आपको रिएक्टेंट पता है, और रिएक्टेंट क्या है भाई, जो एलएचएस में होते हैं जिसकी वजह से कुछ बनेगा, ठीक है, वो रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब इसके मदद से क्या बनेगा, न्यूली फॉर्म कंपाउंड आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। इसकी वजह से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, यानी कि वो चीज बनती है जो हमें डिजायर्ड होती है, या तो हमें चाहिए होती है, या अपन जिसकी मदद से हमें कोई चीज नए से फॉर्म होती हुई नजर आती है, राइट, वो हमारे लिए क्या है, वो प्रोडक्ट है। चलो यहाँ पे बात खत्म करते हैं केमिकल रिएक्शन की। हो गई केमिकल रिएक्शन, जनरली हम इसे इस तरीके से रिएक्टेंट इट गिव्स प्रोडक्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब रिएक्टेंट वो चीज रहेगी जो हम यहाँ पे केमिकली रिएक्ट कराएंगे, इसलिए नाम यूज का रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट वो चीज होगी जो रिएक्टेंट को मिल करके कुछ नए कंपाउंड को फॉर्म करेंगी, इन दोनों को मिला करके, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अब ये जो बीच में एरो है ना, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है भाई, इस एरो को हल्के में मत रखना। ये एरो की डायरेक्शन केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा ये एरो कुछ इस तरीके से भी बनता है, ऐसा वाला। अब इस स्टूडेंट 10th क्लास में तो आपको ऐसी चीज़ें है नहीं आगे के लिए, लेकिन फिर भी बताता हूँ। तो इसमें ऐसी रिएक्शंस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है जो रिवर्सिबल होती है, यानी कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी फॉर्म हो सकता है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन, वहाँ पे हम ऐसा एरो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में, जो कि उस रिएक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलो बात खत्म करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, यहीं पे आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो हमें पढ़ना है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के लिए। अब यार केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है सर? बच्चे हमेशा परेशान रहते कि यार सर ये क्या पेचीदा टॉपिक है, ये हमें समझ नहीं आता, क्या है एलएचएस में, क्या है आरएचएस में, या तो कई स्कूल में ऐसे पढ़ा जाता है क्या है प्रोडक्ट में, क्या है रिएक्टेंट में, कितने एटम्स है, क्या गिनना है। सर कुछ कैलकुलेशन नहीं समझ आती, वो लंबे चौड़े टेबल बना देते। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, और बहुत सिंपल तरीके से हम इसको यहाँ पे आज इस चैप्टर के इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से फोकस बनाना है, हर एक चीज जो है बेसिक के साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या होता है भाई, समझ लो। पहले तो एक साधारण एग्जांपल के साथ समझते कि नीड क्या है बैलेंस की, है ना, जरूरत क्या है भाई, क्यों हमें कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना पड़ता है। अब एक एग्जांपल मान लेते, मान ले बेटा अपने पास है 1 लीटर दूध। क्या है, मान लिया मैंने 1 लीटर दूध, ठीक है, मानने में कोई बुरी बात नहीं है। अब उस 1 लीटर दूध में, मैं हूं चालाक आदमी, पहले ही बता दे रहा हूं, मैं हूं चालाक आदमी, मैं दूध तो बेचता हूं, ठीक है, लेकिन मान ले मैं दूध को ना भाई एडल्ट्रेटेड करके, मतलब एडल्ट्रेट में क्या करूंगा, पानी मिक्स करके बेचूंगा, ठीक है। अब मैं हूं नालायक आदमी, मैंने पहले बता दिया, तो मान ले, मानने में कोई बुरी बात नहीं, अच्छा भी बस मानना है, ठीक है, हूं नहीं मैं असल में। तो यार मेरे पास है 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी। क्या है मेरे पास, 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी। अब उस 1 लीटर दूध के अंदर मान ले 1 लीटर मैंने पानी मिक्स कर दिया, तो अब जो मेरे को नया दूध मिलेगा, अच्छा नया दूध मतलब वो मिक्सचर मिलेगा दोनों का, राइट, वो कितना लीटर का होगा? तुरंत बताया आप लोगों ने, सही जवाब है ना, हर किसी को आता है। चलो होशियार है भाई, तू तेरे से बात कर रहा हूं, होशियार है तू, क्या 2 लीटर। तो भाई यहां पे बात साफ है ना कि 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी अगर सर मिक्स कर देंगे तो टोटल जो मिक्सचर मिलेगा वो तो 2 लीटर का ही मिलेगा। तो इसी को समझो जरा ध्यान से। तो यहां पे जो 2 रिएक्टेंट हमने यूज किए, यहां पे लिख देता हूं रिएक्टेंट और इस तरफ में लिख देता हूं प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ऐसे भी बताते कुछ कुछ स्कूलों में, तो ऐसे याद रख सकते हो, एलएचएस और यहाँ पे आरएचएस। देख केमिकल रिएक्शन हम दिखाते केमिकल इक्वेशन की तरह है। अब यहाँ पे भी एक बात छुपी हुई है, इक्वेशन क्यों बोलते हैं सर? अब इक्वेशन की कहानी तो मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, जिसकी एक एलएचएस होती है लेफ्ट हैंड साइड, जिसकी एक आरएचएस होती है राइट साइड, और बीच में होता है साइन ऑफ इक्वालिटी, वही 2 सीधी दंडिया हॉरिजॉन्टल। तो जो ये बात पूरी बनती है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वाली, इसी को तो हमने इक्वेशन बोला था ना, इक्वेट करना यानी कि इक्वल बताना, इसके बराबर ये है ऐसा बताना। यही कहानी यहाँ पे केमिस्ट्री में भी अप्लाई होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। सर ये क्या होता है? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो, दूध के एग्जांपल को भूलना मत, उसी के रिलेटेड सारी बातें आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्या हुआ बेटा, सुन ध्यान से वापस एक बार। यहां पे हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन क्या चीज होती है सर? मैं अगर 2 + 3 लिख रहा हूं तो भाई ये इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा, 5 है, ये इज इक्वल टू 5 ही रहेगा, ये इसके बराबर है, इसी को बोलते हैं ना इक्वेशन। अब यार मान ले मैं ये बोल रहा हूं ना कि इधर मेरे पास क्या है, 1 लीटर
1 लीटर मिल्क, 1 लीटर क्या है मेरे पास, मिल्क, प्लस मेरे पास 1 लीटर और क्या है, वाटर, मिल करके 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मिल्क 1 लीटर वाटर मिल करके क्या बनेगा, 2 लीटर बनेगा, जो कि होगा मिक्सचर। मिक्सचर मतलब दूध जैसा ही दिखेगा, और ना पानी बस पतला सा हो जाएगा, नहीं आप समझ सकते हो यार, है ना, आप इतने होशियार तो हो। तो यार मेरे को यहाँ पे टोटल कितना लीटर मिलेगा, 2 लीटर। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे को यहाँ पे 1.5 लीटर ही मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, मिलेगा तो 2 ही लीटर ना, क्योंकि 1 + 1 तो 2 सर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इतनी कहानी तो हमको समझ में आती है, इतनी मैथ्स तो हमारी अच्छी है ही। तो भाई यहां से एक चीज को समझो कि चाहे हम कितना भी यहां पे मैटर ले ले, चाहे हम यहां पे कितना भी मैटर ले ले, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा रिएक्शन दोनों को मिलने के बाद, वो इन दोनों के सम के बराबर ही होता है, वो इन दोनों के सम के बराबर ही होता है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि फिर भी सर बैलेंस क्यों करना है। अच्छा, उसकी कहानी और अच्छे से क्लियर करते हैं जब अपन नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, बहुत साधारण चीज है, एकदम आराम से पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे ये इतना तो समझ में आता है ना कि यार इक्वेशन जैसी कुछ कहानी है जो हमें आगे इस्तेमाल करनी है कि भाई LHS जो है वो RHS के बराबर होनी चाहिए, रिएक्टेंट जो है टोटल वो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इतना हो गया क्लियर। चलो अभी आगे जो है तुरंत एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्यों और कैसे हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होता है, ठीक है। यहां पे एक प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया है, H2H2O7, ठीक है, H2H2O7 और मेरे पास है H2O। अब इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर लेता हूं, या तो मैं बोलूंगा ऐड कर लेता हूं, तो मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट देखने मिलता है जो कि है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो यार इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। आप बोलोगे सर इसे बैलेंस करना ही क्यों, पहले तो मुझे ये बताओ। अब यहां पे आती है बात एलिमेंट्स की। किसकी बात आती है, एलिमेंट्स की। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एलिमेंट तो पक्का क्लियर है ना भाई क्या होते हैं। देख ये पूरा एक असल में कंपाउंड है, ये पूरा असल में एक क्या है बेटा, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए मल्टीपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी। तो बोलोगे सर वहां पे भी रिएक्शन है क्या, हाँ है, मान ले, ठीक है, वहां पे भी रिएक्शन है। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो सारे एलिमेंट है, देखना कौन से नोट कर लेते हैं। हाइड्रोजन है, उसके बाद सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट है H2H2O7। अब यहां पे देख ले, इधर में क्या है, ये भी एक है H2O जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, परफेक्ट। ये दोनों भी है सर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। अब कुल मिलाकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर ये सारे अपने पास है रिएक्टेंट साइड में, पूरे रिएक्टेंट साइड में, बराबर। इस एरो के बाद में मिलेगी अपने को प्रोडक्ट साइड, जिसके अंदर अपने को मिल रहा है वापस H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब 2 इंपॉर्टेंट बात करूंगा, ध्यान से कान खोल के सुन, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट बात करूंगा। पहली बात कि भाई कभी भी रिएक्टेंट में जो चीजें एटम की फॉर्म में मिलेगी उसके अलावा प्रोडक्ट में कुछ मिलने वाला नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। मैटर कभी भी नए से किसी और एलिमेंट के साथ हमें मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जो रिएक्टेंट में सारे एटम इस्तेमाल हो रहे हैं वही हमें प्रोडक्ट में भी देखने में। देख यहां पे भी अल्टीमेटली अपने पास हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन यही सारे थे, हाँ भले ही 2 बार थे, लेकिन है तो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है। उतना ही सब कुछ यहां पे भी होगा। अब याद करो मेरी दूध वाली कहानी। कौन सी वाली कहानी, दूध वाली कहानी, मिल्क की स्टोरी। क्या बोला था कि जितना मिल्क और पानी होगा उतना ही टोटल प्रोडक्ट साइड में भी होगा। कि भाई 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर अगर है तो टोटल जो मिक्सचर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 2 लीटर का ही मिलेगा यार। तो मास जो है यहाँ पे कंजर्व रहता है, हमेशा बैलेंस रहता है इक्वेशन, इसीलिए तो हम बोलते हैं इसको। तो इधर में मेरे को क्या चेक कर रहा है, ध्यान से सुना, अब इंपॉर्टेंट बात है। अब इधर में मेरे को चेक करना था बेटा कि क्या सारे जितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे पूरे LHS में, या अपन बोलेंगे रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, क्या उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी है। बस यही चेक करना है, और ये आपको अगर समझ में आ गया तो खत्म है भाई बात, बैलेंस करना तेरे को आ जाएगा, ठीक है। क्या चेक करना है मेरे को ये सारे नंबर ऑफ एटम चेक करने। चेक कर लेते बेटा। यहाँ पे मेरे को 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है, 7 ऑक्सीजन है।
इधर वाले के साथ रिएक्टेंट में ही जो दूसरा है H2 उसके अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बताओ मुझे, 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन हो गए। टोटल सल्फर कितने हो गए बताओ मुझे, 2 इधर है, इधर एक नहीं, मतलब सिर्फ टोटल इस पूरे रिएक्टर में 2 ही सल्फर है। ऑक्सीजन कितने है बेटा, 7 है और यहाँ पे 1 है, मतलब टोटल 8 ऑक्सीजन है। अब जो यहाँ पे सारे नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही यहाँ पे भी होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर गिनती कर ले तो देख जरा यहाँ पे ध्यान से, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर जो है वो कितना है यहाँ पे बेटा 1 ही है, और ऑक्सीजन कितने 4 पे। बेस पे जो नंबर लगा है वहां से आप पता कर लो, ठीक है। ये ब्रैकेट में ये लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड तीनों लिक्विड है, तो स्टेट ऑफ मैटर को भी हम साथ में रिएक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बेस में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे जो एडिटर भाई साहब जिन्होंने पीपीटी बनाई है उन्होंने, उनको शायद ये भूल गए, पता नहीं था, मुझे नहीं पता, उन्होंने कैपिटल में लिख दिया, लेकिन असल में एक ऐसा चाहिए, छोटा चाहिए, बेस में चाहिए, ये ऐसा चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये ऐसा बेस में लिखा होना चाहिए लिक्विड, ठीक है। ये ऐसा बेस में लिखा होना चाहिए, यहाँ पे ये लिक्विड है, गैसियस है तो गैसियस है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं चलो मेन टॉपिक की। क्या बोला मैंने कि यार इधर जितने नंबर ऑफ एटम्स है पूरे रिएक्टेंट को मिला करके उतने ही यहाँ पर भी होने चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 सल्फर, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ही है। तो यार मेरे को कुछ ना कुछ तो झोल नजर आ रहा है कि भाई जितने यहाँ पे है उतने इस साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में नहीं है। मतलब मेरी कहानी क्लियर है कि मेरे हिसाब में अभी 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी 2 लीटर का मिक्सचर नहीं बना रहे, शायद 1.5 बना रहे, शायद 1.7, शायद 1.8, शायद 1.2, शायद 1 ही बना रहे, आई डोंट नो, कम बना रहे। लेकिन होना चाहिए क्या ऐसे? ऐसे नहीं होना चाहिए, वो तो बैलेंस ही होना चाहिए यार। चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, है तो कुछ ना कुछ चीजें है तो मैटर ही ना, और मैटर जब सम अप हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, तो टोटल मैटर भी उस पूरे मैटर के सम के बराबर ही होगा। और इस तरीके से मैटर जो है अपने मास को कंजर्व करता है, चाहे दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन हो। और यही रीजन है, यही कारण है हमें जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होता है। अब इसका तरीका क्या है सर, बैलेंस करेंगे कैसे? तरीका बहुत प्यारा, बहुत आसान, बहुत सुंदर है भाई, ठीक है। जल्दी से इतनी चीजें नोट कर, अगले जो है यहाँ पे बाजू वाली जगह में, खाली जगह में तुझे केमिकल रिएक्शन बैलेंस कराने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताओ। मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से इसको नोट कर लो। कर लिया नोट? अब जो है अपन तुरंत इसको बैलेंस करने का तरीका पढ़ेंगे। अब ये मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये सारी चीजें हटा देता हूं। आपको इतना तो समझ आया कि यहाँ पे अब चीजें बैलेंस नहीं है, क्योंकि सारे नंबर ऑफ एटम्स जो LHS में यानी कि रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए थे वो प्रोडक्ट साइड में नहीं है, यानी कि मास में फर्क आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे एक तरीका हम फॉलो करेंगे, एक बहुत साधारण सा सिंपल सा एक मेथड है, ठीक है ना। क्या मेथड है भाई? हमें लिखना होता है सारे एटम्स को बेसिकली, ठीक है, और उनके नंबर्स को, क्यों, कितने प्रेजेंट, जैसे अभी लिखा था, बस एक टेबल के फॉर्म में लिख देंगे। तो टेबल कुछ ऐसा बनता है बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, तो मैंने ई बता दिया, उसको एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो ये 3 चीजें बस हमें नोट करनी है, ठीक है ना। अब मैंने सबसे पहले एलिमेंट की लिस्ट देख ली अपने पास क्या है पूरे रिएक्शन में। देख मैंने तो ये बता दिया आपको कि यार रिएक्टेंट में जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट में होता है ना। जो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे वही सारे प्रोडक्ट साइड में भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई अलग से नए से एलिमेंट निकल करके नहीं आता, चाहे दुनिया की कोई भी रिएक्शन आप बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत से इसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। एलिमेंट बता बेटा, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोई एलिमेंट पूरे रिएक्शन में मौजूद नहीं है। अब क्या करेंगे, गिनती करेंगे, गिन लो भाई। यहाँ पे बेस में जो नंबर लिखा होता है उसको देख लो। अच्छा सर वो आगे भी कुछ लिखते हो कभी कभी, हमने देखा है, ठीक है ना, उसकी बात आगे करेंगे, ठीक है, आगे है ना तो उसकी बात आगे करेंगे, टेंशन मत ले, पहले इतना सीख ले। तो एक हाइड्रोजन कितने बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे, ये हमारी पूरी रिएक्टेंट साइड, ये हमारी पूरी क्या है, रिएक्टेंट साइड, और ये हमारी है प्रोडक्ट साइड। वैसे ऊपर भी लिख रखा है मैंने, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट में बता मेरे को पूरे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले गिना, 2 हाइड्रोजन है और इधर 2 है, मतलब 2 और 2 टोटल कितने हो गए बेटा, 4 हो गए, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे लिख लेते, 4 हाइड्रोजन। फिर और पहले सारी रिएक्टर साइड लिख लेते, चल। और क्या है, सल्फर है। सल्फर कितने बेटा यहाँ पे, इधर तो नहीं है, छोड़ दो, इधर ये 2, बस खत्म। ऑक्सीजन कितने, इधर ऑक्सीजन 7 है और इधर में बस 1 है, कुछ नहीं, मतलब अकेला O लिखा है, मतलब O1 ही है, यहाँ पे 1 बताने की जरूरत हमें नहीं है, 1 से ज्यादा हो तो 2 3 हम आगे लिख के दिखाएंगे, ठीक है। अकेला O लिखा है मतलब ये 1 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 और 1 हो गया 8 ऑक्सीजन। अब यार सेम सारे एटम जो है मुझे प्रोडक्ट साइड में कितने वो भी गिनने पड़ेंगे, तो गिन लेते हैं प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पे हाइड्रोजन पता कितने बेटा, 2 है। सल्फर पता कितना है, 1 है, कुछ लिखा नहीं, 1 है, अकेला अकेला इस लिखा हुआ है। ऑक्सीजन 4 है, चल ठीक है।
अब यहां पे तुरंत चेक करना है कि यार क्या जितने रिएक्टेंट में पर्टिकुलर एटम जो है प्रेजेंट है उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी है क्या। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यार 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी मिला करके 1.5 लीटर का मिक्सचर कभी बनने वाला नहीं है, वो बनेगा तो बनेगा 2 लीटर ही। दिमाग में ये चीज अच्छे से छाप लो। दैट इज हाउ वी कंजर्व मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे काम करता है और इसी वजह से हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। कैसे करेंगे बैलेंस सर, समझ गए आपका कहानी, बैलेंस करना सिखाओ। मैंने बोला चार्ट बन गया। अब चार्ट में जरा ध्यान से देख कि यार ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जो है सारे सेम हो जाए। तो इसका तरीका होता है इस पूरे पर्टिकुलर कंपाउंड या मल्टीपल कंपाउंड ही क्यों ना हो, आगे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है बात, आगे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो केमिकल रिएक्शन पहले यहां पे लिख लेते हैं। क्या है रिएक्शन अपने पास, H2S2O7 प्लस H2O, इट गिव्स H2SO4। अब इन चीजों को मिलकर के H2SO4 बनता है, ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, लेकिन अब यहां पे ये भी चीज होती है कि हमने लिखते समय इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम लिखा है H2SO4। अब लेकिन कितने क्वांटिटी में H2SO4 बन रहा है, ये चीज को बताने के लिए हमें इक्वेशन को करना पड़ता है बैलेंस। आ रही है बात समझ। तो इस क्वांटिटी को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। जितना क्वांटिटी यहाँ पे यूज किया है ऑफ द मैटर, उतनी क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रोडक्ट साइड में बनती है। ओके, तो इधर में कैसे बैलेंस करेंगे भाई, मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। क्या इस प्रोडक्ट साइड में मेरे को नजर आ रहा है कि यार डबल होनी चाहिए थी इसके एग्जैक्टली। दिमाग में इतना तो बन रहा है ना। अब यहाँ पे चलो एक साथ है, हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को और पढ़ेंगे आगे, है ना, जहाँ पे और अच्छे से आपको डील करना होगा पर्टिकुलर कंपाउंड्स को लेकर के, बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। बट यहाँ पे इतना समझ रहा है कि डबल डबल है, 2 का डबल 4 है, 1 का डबल 2 है, 4 का डबल 8 है, यानी कि इस पूरे रिएक्टेंट साइड में डबल आना चाहिए था, जो भी होना चाहिए था वो, राइट। तो प्रोडक्ट साइड में मेरे को जो पूरे प्रोडक्ट साइड में जो है मेरे को डबल चाहिए थे, लेकिन है उतने नहीं। तो अपन सिंपल क्या ऐसा कर सकते कि अगर मैं इसको यहां पे 2 लगा दूं, ठीक है। अब इसका तरीका भी समझ लेना, पहले से ही याद रख लेना कि जो ये 2 होता है, अब ये बस हाइड्रोजन का नहीं है, जो भी आगे इस तरीके से लिखा हुआ नंबर होगा किसी, जैसे मान लीजिए ये H2SO4 लिखा है, तो भाई इसके आगे अगर 2 लिख देता हूं ना मैं ऐसे बड़ा सा, तो इसका मतलब है ये इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई होगा, इस सल्फर को भी मल्टीप्लाई होगा और इस ऑक्सीजन को भी होगा। हाँ, वही वाली कहानी जो हम मैथ्स में ऐसे ब्रैकेट लगा के करते तो अंदर सारे टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ऐसे ही समझ लो, ठीक है। बस यहाँ पे ब्रैकेट लगाते नहीं है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मेरे लिए भाई कहानी अब सिंपल है कि यार मेरे को जो है अपने रिएक्शन में इधर 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक टर्म को। तो इधर मेरे पास H2SO4 जो है वो किस तरीके से नजर आएगा, अब जरा चेक करके देखो। अब गिनती करते फिर एक बार, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। एलिमेंट क्या है अपने पास, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। गिन ले भाई फिर एक बार। रिएक्टेंट की कहानी को मैंने हाथ ही नहीं लगाया, तो इधर जितने थे उतने ही अब भी रहेंगे, राइट। इधर मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 2 सल्फर और 8 ऑक्सीजन थे, बराबर। प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं, देखो जरा, 2 मल्टीप्लाई हुआ H2 को, 2 मल्टीप्लाई हुआ H2 को, ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, राइट। तो मेरे लिए यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, अब ये 4 हो गए। 2 मल्टीप्लाई हुआ अकेले S को, तो 2 मल्टीप्लाई होगा अकेले S को, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा, इसको ढंग से लिखते जरा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इस तरीके से मान लो, ये H2 हो जाएगा इस तरीके से मान लो। और लास्ट में अपने पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने बेटा इधर में देखो जरा, ऑक्सीजन अपने पास है 4, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया किसको, 4 ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन भी कितने मिलेंगे अपने को, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से जो है, लेकिन मैं बेस पे चेंज नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है, ये चेंज मैं नहीं कर सकता हूं ऐसे, मुझे ये चेंज नहीं करना है, मुझे ये सारे चेंज इकट्ठा, ये पूरी नंबर ऑफ जो है सारे एटम्स इस पूरे कंपाउंड के साथ डबल मिल रहे हैं, राइट। मतलब ऐसे 2 कंपाउंड मिलेंगे मुझे, इंडिविजुअल ऐसे सारे एटम्स नहीं मिलेंगे। H4 ऐसे नहीं मिलेगा मुझे, H2 ऐसे नहीं मिलेगा मुझे, O8 ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे इसी तरीके से इसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा के पूरा कंपाउंड डबल फॉर्म में मुझे मिलेगा, राइट। तब जाकर के इसकी क्वांटिटी हो जाएंगी बैलेंस, क्योंकि ये जो बस इतने एटम्स है ना, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन,
जो इनके नंबर्स है यानी कि H2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है और ऑक्सीजन जो 4 है, ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि इन्होंने अपने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, और वो जो सारे बॉन्ड ये बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो इन्हीं नंबर ऑफ एटम के साथ एक दूसरे के साथ बैलेंस तरीके से जुड़े हुए हैं। आप उस बैलेंस ऑलरेडी बने हुए बॉन्ड को चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसलिए हम लोग सामने नंबर ला करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बेस नंबर पे कोई चेंज हमें करना अलाउड नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? तो अब चेक कर लो क्या रिएक्टेंट में जितने उतने प्रोडक्ट में, यस सर। सल्फर चेक कर लो, दो दो, यस सर। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी, यस सर। हो गया मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस, और ये रहेगा मेरा फाइनल केमिकल इक्वेशन जो कि अब बैलेंस फॉर्म में। ये कैसी रिएक्शन है बेटा? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि सर अब इसके जितने रिएक्टेंट साइड में सारे एटम्स है, नंबर ऑफ एटम, उतने ही नंबर ऑफ एटम सारे इसके प्रोडक्ट साइड में भी है। दिमाग में क्या है? समराइज, चलो टॉपिक पूरा समराइज कर देता हूँ। बैलेंस करना है, जितने नंबर ऑफ एटम सारे रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम सारे प्रोडक्ट साइड में भी चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए सर? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? सारे एटम्स को गिन लेंगे, ऐसे एक डब्बा बना करके हमें लिखना होगा, और ऐसा कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे उस तरफ। कभी कभी जरूरी नहीं है हमेशा प्रोडक्ट साइड में करना पड़े, कभी कभी रिएक्टेंट साइड में भी करना पड़ सकता है। आगे कुछ एग्जांपल लेंगे और, ठीक है, बताए तो आपको। तो ऐसे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस कारण से वो नंबर जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए। कई बार ऐसे हो सकता है, कई बार हमें ये नंबर मल्टीपल टाइम्स हमें यूज़ करना पड़े, कभी हमें कम करना पड़े, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली हमें ये बढ़ाना ही पड़ता है, कम करना यहाँ पे हमें अलाउड नहीं है, या फिर आप बोलो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। चलो इस तरीके से हमारा ये पूरा जो है केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। जल्दी से इस चीज़ को नोट कर लो, अभी और एग्जाम्पल आगे सॉल्व करने, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। चलो 1 2 3 कर लिया नोट, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर जल्दी से। अब यहाँ पे यार अगला एग्जाम्पल क्या है देखो, ठीक है। अब वापस एक बार इस वाले को बैलेंस करना है हमें। देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? SO2 है, सल्फर ऑक्साइड, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके वजह से हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। एक हमें सल्फर अलग होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन से, और दूसरा बन जाता है H2O, जो इसका H2 है इसके साथ लग जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर को अलग कर देता है और हमें H2O मिलता है, बराबर। चलो ठीक है, एक साधारण सी केमिकल रिएक्शन है, साधारण सी केमिकल इक्वेशन है। अब इसको चेक करते हैं सबसे पहले तो बैलेंस है कि नहीं है। देख करके आप नहीं बता सकते। अच्छा चलो, उतनी प्रोफिशिएंसी अगर आप में आ गई है तो अच्छी बात है कि आप देख करके तुरंत बता दो हाँ सर ये बैलेंस नहीं है, या ऐसे। एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि जब आप इतने प्रैक्टिस कर लो तो इक्वेशंस को बैलेंस करने की, कि आप देख करके बैलेंस करते हो, हाँ इधर सल्फर, अच्छा इधर 2 सल्फर है, एक और 2, इधर एक ही है तो 2 होने चाहिए थे। सो दैट टाइम यू विल गेट एन आइडिया कि आप जो है मुंह से ऐसे रीड करते करते इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। हाँ विश्वास मानो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें रॉ मेथड से इसको बैलेंस करना है, पढ़ते हुए अच्छे से। बना लेते हैं अपना चार्ट। फिर एक बार क्या करना पड़ेगा सर? एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, रिएक्टेंट लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं कौन से यहाँ पे हमें सारे एटम्स दिखते हैं इस रिएक्शन के अंदर। सल्फर है, ऑक्सीजन है, और क्या है सर? हाइड्रोजन है। यार पिछले वाले में यही 3 थे ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, और ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। अभी कोइंसिडेंटली पिछले वाले में भी यही 3 थे, अब इस वाले में भी हमें यही 3 नजर आ रहे हैं, ठीक है। सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और कुछ है क्या? नहीं है। चलो इधर में जितने, वही इधर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही सारे यहाँ पे भी मतलब वही सारे सेम एटम्स प्रेजेंट होते। रिएक्टेंट में प्रोडक्ट साइड में अलग एटम आपको नहीं नजर, मतलब यहाँ पे सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मान ले, यहाँ पे नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा कभी। उसी मैटर को लेकर के नया मैटर बनता है भाई, बस उसके रूप बदलते रहते हैं ना, आप ऐसे मान लो बॉन्ड बदलते हैं उस कारण से। तो रिएक्टेंट में गिनती कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो सल्फर कितने बेटा यहाँ पे? इधर एक सल्फर है, इधर एक सल्फर, टोटल 2 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने? 1 2, बराबर। हाइड्रोजन कितने बेटा? 2। चलो सारे 2 2 2 है। प्रोडक्ट साइड में इसको चेक करते हैं। रिएक्टेंट का हो गया। प्रोडक्ट साइड में सल्फर कितने? 1 ही सल्फर है। ऑक्सीजन कितने बेटा? 1 ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन है। अब सर यहाँ पे कहानी कुछ और है, पिछले वाले जैसा पूरा 2 मल्टीप्लाई करके काम आपका होगा नहीं। इधर क्या करोगे? बहुत आसान है, ध्यान से देखना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको मिल जाए उसको आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, गड़बड़ करनी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग? सबसे पहले देखा मैंने यहाँ पे कि यार हाइड्रोजन बैलेंस नजर आ रहा है, लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, जो भी चीज बैलेंस नजर आ रही हो तो जरूरी नहीं है वो हमेशा उतने ही नंबर के साथ पूरे रिएक्शन में बैलेंस रहे एंड तक।
बाकियों को चेंज करने के चक्कर में इसका नंबर बदल सकता है क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ अटैच होता है, ठीक है। सो इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर वो नंबर चेंज हो रहा, आप बोलोगे 2 है वो चेंज हो रहा है, तो नहीं, कोई टेंशन नहीं, चेंज होने दो। आगे चलते चलते एक टाइम बाद सारे नंबर बैलेंस हो जाएंगे। कैसे होंगे, चलो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की जल्दी से। यहाँ पे चलो एक चार्ट तो मैंने बना लिया, अब मैं अपनी केमिकल इक्वेशन को लिख लेता हूँ, है ना, ताकि मैं उसमें कुछ चेंज बता पाऊँ। SO2 जो कि गैसीय स्टेट में है, प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एक्वियस स्टेट में है, और आगे अपने को मिल रहा है सल्फर सॉलिड स्टेट में प्लस H2O लिक्विड स्टेट में, ठीक है। इस तरीके से अपने पास ये पूरी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन मौजूद है। अब क्या करेंगे सर, चेंज कैसे करें भाई। मेरे को जो बैलेंस करने वाली चीज नजर आ रही है वो प्रोडक्ट साइड में नजर आ रही है। क्या बोला था मैंने कि अपने को भाई बढ़ाने का ऑप्शन है, कम करने का ऑप्शन पास है नहीं। कम करने का ऑप्शन अपने पास है नहीं। मैं यहां से ये नहीं कर सकता रिएक्टेंट में क्योंकि 2 है तो मैं कम करके एक कर दूं बैलेंस, इसको ऐसे नहीं कर सकते भाई। अपन बस बड़ा बड़ा के बैलेंस कर सकते, कम करके नहीं कर सकते, राइट। चलो तो यहां पे क्या करेंगे फिर, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में कम नजर आ रहा है, जिस भी साइड में कम नजर आती है उस साइड में बढ़ाने की कोशिश करो। तो मेरे को प्रोडक्ट साइड में कम नजर आ रहा है कौन, सल्फर, कितने से, 1 से, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 1 सल्फर नजर आ रहा है, मैं पहले इसको 2 कर देता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 2 सल्फर कर देता हूं ऐसे, तो अब मेरे पास नया चार्ट क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। फिर एक बार एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, या तो अपन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन चलो स्टेप बाय स्टेप, आपको मैं तुरंत तक नहीं करता हूं। क्या है अपने पास, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया तो है वो एज इट इज नंबर रहेंगे 2 2 2, उसको मैंने बदला ही नहीं है। प्रोडक्ट में मैंने हाथ लगाया किसको, सल्फर को, तो मैंने 2 सल्फर कर दिए यहाँ पे, बराबर। अब मेरे को 2s2s यानी कि 2 सल्फर हो गए। और हाइड्रोजन मेरे पास, ऑक्सीजन मेरे पास कितने बेटा यहाँ पे, मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया तो वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन उसको हाथ ही नहीं लगाया उस कंपाउंड को पूरे, तो वो एज इट इज 2 रहेगा। फिर मेरे को यार अभी भी एक चीज जो है वो बैलेंस नजर नहीं आ रही है। क्या है वो है सर ये ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मेरे पास इस प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1 है, और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 है। अब अगर ऑक्सीजन को मुझे बढ़ाना है तो अब कहानी ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अब ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। अब मेरे को अगर ऑक्सीजन को बढ़ाना है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अभी कितना है, 1 है, रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कम का ऑप्शन नहीं है अपने पास, अपन बस बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इसको मैं 2 करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे मैं इसको 2 करने के लिए चला जाऊं, क्या ये 2 इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई होता है, अरे यस और नो, बराबर बात। तो अगर ये 2 हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई होता है तो मेरा जो हाइड्रोजन पहले से बैलेंस पड़ा था सर वो तो बदल जाएगा। लेकिन फिर मैंने बोला कि यार बदलता है तो बदलने दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक टाइम बाद वो सारे नंबर बैलेंस हो जाएंगे। तो करेंगे अपना काम, अपन करते रहेंगे, है ना। अपन इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे बेटा। इसको मैंने लिख लिया, चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। थोड़ी जगह अपन बचाते बचाते काम करें, आप लोग इसको ढंग से स्टेप बाय स्टेप अपने नोटबुक में एक के नीचे एक लिखना, मेरे जैसा ऐसे हॉरिजॉन्टल डिजाइन मत बनाते बैठना, ठीक है। चलो तो 1 शॉट है तो मैं इसको पूरा बोर्ड की तरीके से लिखने की आपको तरीके नहीं बता रहा हूँ, फटाफट से आपको टॉपिक सारे रिवाइज कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, फिर एक बार केमिकल रिएक्शन लिखेंगे अपना SO2। अब ये पक्का हो गया, अब इसका आगे का वर्जन लिखेंगे SO2 इटरेशन 3 H2S इट गिव्स 2s। ये मैंने चेंज कर लिया, ये मैंने चेंज अपना लिया 2s वाला। अपना नया चेंज करना चाहता हूँ अब मैं। नया चेंज क्या बोलता है मुझे, ये s। नया चेंज क्या बोलता है मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए। नया चेंज क्या बोलता है, प्रोडक्ट साइड में मुझे ऑक्सीजन कितने करने, 2 करने। तो 2 को मैं ऐसे ऑक्सीजन को इधर तो 2 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है भाई, बेस में नहीं चेंज करेंगे। कंपाउंड को इटसेल्फ बैलेंस कंपाउंड को अपन नहीं बोल सकते, और नंबर ऑफ बॉन्ड ऑलरेडी H2O यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ बन रखा है, उस पूरे कंपाउंड की क्वांटिटी को अपन बढ़ा सकते हैं, इसलिए सामने मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2H2O मुझे करना पड़ेगा मजबूरन, ओके नो इश्यू, कर दिया। तो अब मेरे पास चार्ट को वापस एक बार नोट करो क्या मिलता है। फिर एक बार बेटा एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दी तीनों चीजें। अब बता एलिमेंट क्या है, वही सारे एलिमेंट बदलने वाले नहीं है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में मैंने हाथ ही नहीं लगाया, फिर एक बार तो वो एज इट इज रहेंगे 2 2 और 2। हाँ प्रोडक्ट में मैंने हाथ लगाया था, अब मैंने किसको चेंज किया, सल्फर को मैंने पहले ही चेंज कर रखा तो वो 2 ही है। ऑक्सीजन को मैंने चेंज करने के लिए इधर चेंज किया, 2 लगाया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए सर, बराबर बात है। लेकिन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब क्या करेंगे सर, अब बेटा रिएक्शन की कहानी इधर तुरंत खत्म होने वाली नहीं है, आगे और काम करना पड़ेगा। अब इस हाइड्रोजन को बदलने के लिए अब प्रोडक्ट साइड में खेल के चलेगा नहीं। अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 4 है लेकिन रिएक्टेंट साइड में बस 2 है।
तो अब क्योंकि रिएक्टेंट साइड में बस 2 ऑक्सीजन है तो मेरे को इसको रिएक्टेंट साइड में बढ़ाना पड़ेगा 4 करने के लिए। अब 4 करने के लिए बढ़ाने जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते, कहानी इधर कंटिन्यू करते अपनी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, ध्यान दे, इधर नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहानी को आगे इधर कंटिन्यू करते, मैंने बोला क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना इज ओनली द ऑप्शन वी हैव डियर, वी कैन नॉट रिड्यूस नंबर्स, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिड्यूस नहीं कर सकते, बढ़ा सकते। अब कम किधर नजर आ रहे हैं, रिएक्टेंट में कम नजर आ रहे, कौन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे रिएक्टेंट साइड में। फिर एक बार केमिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, क्या है हमारे पास, SO2 है, SO2 प्लस H2S, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन बढ़ाना है तो इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, कितने हैं, 2 है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 हो जाए, 2 से करना पड़ेगा सर, तो 2 यहाँ पे क्या कर देते बेटा, H2S कर देते। अब आगे इसको हाथ लगाया नहीं मैंने तो ये तो सेम रहेगा, 2S रहेगा प्लस ये 2H2O बन जाएगा, ठीक है, जो है वैसा ही। अब इधर अगर मैं 2 वापस से हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करता हूं तो वापस एक बार चेक करना पड़ेगा चार्ट बैलेंस है कि नहीं है अपना, तो फिर चार्ट बनाएंगे, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। बच्चे शायद बोर फील करने लग जाए, लेकिन बेटा यही सारा प्रोसेस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। बोर्ड में इस हर एक स्टेप के आपको मार्क्स होते हैं, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स एंड यू हैव टू शो देम दैट हाउ यू आर स्टेप बाय स्टेप बैलेंस इन द केमिकल इक्वेशन, राइट। सो प्लीज ध्यान दो अच्छे से और नोट करते रहो, ठीक है। जहां पे भी आपको लगता है कि कोई चीज समझ नहीं आती तो रिवाइंड कर लो वीडियो को, यू हैव ऑल दिस ऑप्शंस, आपके पास ये ताकत हमने दे दी है ना। तो देखो एलिमेंट कौन से बेटा, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लिख लिया। अब चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में मेरे पास अब कितने सल्फर है बताओ मुझे, सल्फर तो सर एक ही है मेरे पास, सॉरी सल्फर तो सर 2 है मेरे पास, एक और एक 2। ऑक्सीजन कितने बेटा, 1 2। हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 2 4 हो गए, ओके बढ़िया। प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं, सल्फर कितने बेटा, 2 है। सल्फर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, रुको जरा, सल्फर कितने हो गए भाई, ये 2 इसको भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये 2 1 2 और ये 3 सल्फर हो गए रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कितने पड़े, प्रोडक्ट में 2 ही पड़े। ऑक्सीजन किधर है, यहाँ पे इधर है, 2 ऑक्सीजन और कोई है नहीं, चलो ठीक है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है सर। हाइड्रोजन कितने हैं सर रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन 2 2 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2 2 4 है। अब कहानी फिर एक बार अनबैलेंस नजर आई, लेकिन अब हम आखिरी पड़ाव में लास्ट स्टेप पे, ध्यान देना अभी क्या करना पड़ेगा। अब ऐसे समय क्या करें, अब ऑलमोस्ट बेटा कंप्लीट है अपनी रिएक्शन, लास्ट एक स्टेप और फिर आपको मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। ध्यान देना कैसे हमें रिएक्शन बैलेंस करनी होती है ना, बड़ा प्यारा एग्जांपल है। तो फिर यार अब देखोगे आपकी रिएक्टेंट में फिर एक बार सल्फर जो है बढ़ गया, एक ये 2 जो है यहाँ से 2s इसको भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि है ना H2S जो सामने वाला नंबर है 2, ये H2 को भी मल्टीप्लाई होगा, S को भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 सल्फर इधर और ये 1 सल्फर, टोटल 3 सल्फर है रिएक्टेंट साइड में और 2 सल्फर है प्रोडक्ट में। अब कैसे चेंज करें सर, अब 2 को किससे भी मल्टीप्लाई करो तो 3 नहीं बनेगा, मेरे मत करना, नंबर ही चेंज कर दे सीधा, क्योंकि सल्फर तो अकेला ही पड़ा हुआ है ना, कोई इंपैक्ट होगा नहीं प्रोडक्ट साइड में। देख लो चलो ध्यान से, क्या अब मैं ये कर सकता हूँ, ये करके बताओ, SO2 प्लस 2H2S इट गिव्स, क्या 2 के बदले इसको 3 कर दूं, देखो जरा ध्यान से भाई, 3s 3 सल्फर हो गए प्लस 2H2O एज इट इज। अब लास्ट एक बार चार्ट को गिन करके चेक कर लेते हैं, ध्यान दे बेटा, यहाँ पे ये मेरे पास एलिमेंट, फिर आएगा रिएक्टेंट, फिर आएगा प्रोडक्ट, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो एलिमेंट कौन से अपने पास, एलिमेंट अपने पास सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, 3 एलिमेंट बराबर। सल्फर गिन लेते पहले रिएक्टेंट साइड में, 1 और ये 2 3, टोटल 3। प्रोडक्ट साइड में सल्फर गिन लेते 3s मतलब 3, अरे वाह सर। ऑक्सीजन गिन लो बेटा, 1 2, इधर में ऑक्सीजन गिन लो, 2 से ओ मल्टीप्लाई मतलब 2। हाइड्रोजन गिन लो यहाँ पे बेटा, 2 2 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन किधर है, क्या नहीं, ये इधर है, 2 2 4। क्या देखो अब मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, देख बेटा ध्यान से, 3 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, 4 रिएक्टेंट 4 प्रोडक्ट, ठीक है। सारे नंबर ऑफ एटम जो है वो मेरे बैलेंस हो चुके हैं, एंड दिस इज माय फाइनल केमिकल इक्वेशन और द केमिकल रिएक्शन विच इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सेम चीज थी यहाँ पे, जो रिएक्शन क्वेश्चन की फॉर्म में हमें नजर आ रही है, एग्जांपल की फॉर्म में सेम रिएक्शन है, SO2 है, H2S है, H2 है, SO2 है, H2S है, H2 है और सल्फर है,
वही चीजें, लेकिन क्या इनकी क्वांटिटीज चेंज हो गई? और क्वांटिटीज कुछ ऐसी चेंज हुई कि यार बराबर से अभी रिएक्टेंट में भी उतने ही सारे एटम है और प्रोडक्ट में भी उतने ही सारे एटम है। अब मैं बोल सकता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बराबर काम करे, सारा मैटर जितना रिएक्टेंट में था उतना ही सारा प्रोडक्ट में भी है। एंड दिस इज हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें बैलेंस करनी होती है केमिकल रिएक्शंस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो जल्दी से इसे नोट कर लो, और आगे फिर एग्जाम्पल यार कुछ आपको भी तो होमवर्क देना पड़ेगा ना, तो फिर आपके लिए भी हम सारे एग्जाम्पल कुछ लेकर के आए, जो कि ये है। ये एग्जाम्पल जो है दोनों आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेशन में अगर टाइप करना आता है इतना मुश्किल तो नोट कर दो, या तो यार खुश हो जाओ सॉल्व करने के बाद, ठीक है, हाँ सर मुझे आ गया, लिख दो बस कि सर मैंने सॉल्व कर लिया, आई अंडरस्टूड द केमिकल। हमें देख करके अच्छा रहेगा किसी का भी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आगे जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बिना देरी के। अब आता है हमारा चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, जहां पे हमें पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स, और गिन करके 4 टाइप्स इंपॉर्टेंटली, ठीक है। सो हमें पढ़नी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा, जिधर में पहली जो है रिएक्शन वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सर नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तो, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो सकती है। ऐसी रिएक्शन भाई जिसमें कुछ कंबाइन हो रहा हो। सोच लो ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन होना। तो सिंपल है, अब इसकी डेफिनेशन आगे यहाँ पे आप बोर्ड पे छाप रखी है हमने, फिर एक बार मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन पहले कर देता हूँ कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे बेटा एक से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना करके हमें देते हैं। ओके, 2 और मोर कंपाउंड्स और रिएक्टेंट्स ऐड to form a single product is called as a combination reaction। ठीक है, एक बार रीड करते हुए चलते हैं ना। A combination reaction is a chemical reaction where 2 or more substances, basically reactants हम बोल रहे हैं उनको, combine to form a single new substance या single new product, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो 2 या उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट को अगर बना रहे, बहुत सारे मिल करके एक ही प्रोडक्ट को बना रहे, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिख लिया हम लोगों ने। क्या 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 एग्जांपल है सर इसके, जल्दी से बता दो। पहला ये प्यारा सा एग्जांपल, बी यानी कि बेरियम है हमारे पास, प्लस हमारे पास क्या है बेटा, इधर में F2 है। अब ये जो है मिलकर के हमें क्या मिल रहा है, BaF2। अब नॉर्मल आप इतना समझो कि 1 और 2, अपने पास 2 रिएक्टेंट थे और अपने को एक ही प्रोडक्ट मिला। ठीक है, हाँ ये भी बैलेंस होने चाहिए, बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और ये इस तरीके से 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट को जब फॉर्म करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कंबाइन होना। दिमाग में रखना बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, बड़ा सुंदर है कि कंबाइन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे एक प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, खत्म खेल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी टाइप हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल नोट कर लिए। Na+Cl2 है, ठीक है, तो इसको बैलेंस कर रखा है ऑलरेडी, 2Na+Cl2 मिलता है 2NaCl, है ना। तो इस तरह आप देखो यहाँ पे भी एक चीज नोट करो, क्योंकि बैलेंसिंग का टॉपिक अभी पढ़ा था। Cl2 इधर 2 बेस पे होता है, असल के लिखा टाइप किया गया नहीं अच्छे से, चलो इग्नोर करते हैं इस बात को। तो ये Cl2 जो ऐसे है यहाँ पे बस Cl नजर आ रहा है प्रोडक्ट में, क्यों, क्योंकि भाई 2 यहाँ पे ऑलरेडी इधर मल्टीप्लाई है Na को, तो ऑलरेडी ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 Cl है, इधर भी 2 Cl है, इधर 2 सोडियम है, इधर 2 सोडियम है, 4, ये इस तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देख के भी चीजें अब आपको समझ आ रही होगी, आई होप आपको भी फील हो रहा होगा और अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे यार केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है, कैसे उनके यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी टाइप जो है क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे, यहाँ पे एग्जांपल दिया बेरियम का, सोडियम क्लोरीन का हो गया, और एक लास्ट एग्जांपल है Fe का, Fe+O2 दोनों मिलकर के बना रहे Fe2O3, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। सो मल्टीपल रिएक्टेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट, ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं सेकेंड टाइप पे, जो कि बहुत इसका प्यारा सेकेंड टाइप, डीकंपोजिशन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा वाइडली हम इसको जो है ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास। सर मैंने तो कभी देखा नहीं, अरे यार जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, हम लोग जितना भी कुछ खाते तो वेस्ट भी करते ना, तो ये सारा वेस्ट जो है या बचा हुआ खाना जो है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे माइक्रोब्स जो है आकर के बाद में खा जाते हैं ना, तो उसको डीकम्पोज किया जाता है। आपने ये पढ़ा भी होगा डीकम्पोजिशन वगैरह, राइट। लेकिन यार ये चीज़ें बस वहाँ तक की सीमित नहीं है, हमारे पेट में भी ये रिएक्शन हो रही है। कभी भी हम देखते हैं कि यार जब भी
किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ब्रेक डाउन किया जाता है बहुत स्मॉलर सब्सटेंसेस में, उनके बेस फॉर्म में या उनके हर एक एलिमेंट के फॉर्म में, तो इस चीज़ को डीकम्पोज करना हम बोलते हैं। कंपोजिशन को ब्रेक करना, डी का मतलब है उसको हटाना, तोड़ना, निकालना, ऐसा समझ लो। तो कंपोज यानी कि मिलना, डीकम्पोज यानी कि उसको तोड़ना। तो यार डीकम्पोजिशन नाम से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। क्या है सर ये? भाई एक सिंपल सादा सिंगल रिएक्टेंट अगर अपने आप को डिवाइड करके मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म कर ले तो ऐसी रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पढ़ते एक बार डेफिनेशन के साथ। A decomposition reaction is a chemical reaction that breaks down a substance into वन और मोर सब्सटेंसेस यूजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे ये लास्ट वाली बात थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बच्चों को ये समझनी पड़ेगी कि यार डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपने आप में कुछ होती नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल एनर्जी हमेशा से ही इन्वॉल्व होती है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है, जो कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो ब्रेक करता है मल्टीपल रिएक्टेंट्स में या मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। और इस तरीके से हमें समझ में आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता हो, इसको अपन बोलेंगे डीकम्पोजिशन। क्या सर ये एग्जैक्टली कंपोजिशन का, कॉम्बिनेशन का अपोजिट है? यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट आप इसको बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे देख, कॉम्बिनेशन में क्या था? एक से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे थे। डीकम्पोजिशन में क्या है? सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना रहा है। सो एग्जैक्टली इसका उल्टा है, आप इस तरीके से इसको याद में रख सकते हो। इसके क्या एग्जांपल्स है? जैसे कि HgO, ये Hg और O इन दोनों में सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, सम एनर्जी इज यूज टू डू दिस। अपने आप में चीज़ें ब्रेक नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एनर्जी, हीट वगैरह कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो आगे और रिएक्शंस के सहारे हम समझेंगे, ठीक है। CaCO3 जो है ये CaO और CO2 में ब्रेक डाउन हो गया, दो अलग यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गए एक सिंगल रिएक्टेंट के बाद। बीच में कुछ एनर्जी जो लगती है वगैरह वो हम यहाँ पे जनरली इस एरो के ऊपर लिख करके दिखा रहे होते हैं। जो भी एनर्जी बीच में लगती है वो हम ऐसे एरो के ऊपर बीच में लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। जिस भी फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में होंगे तो हम ऐसे डेल्टा लिख करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ तरीके हैं इसके, खैर वो डिपेंड करते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर कि उसको करने के लिए, उसको रिएक्शन को ऑब्टेन करने के लिए, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कौन सी तरह की एनर्जी, कौन सी तरह का केमिकल यूज किया गया है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ। थर्ड रिएक्शन क्या है? NaOH अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके मदद से दो प्रोडक्ट मिले अपने को, एक Na2O और दूसरा H2O। और इस हिसाब से यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल बताते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। फिर एक बार क्या पढ़ा इसमें हमने कि यार एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बनाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल डीकम्पोज होना। एक अकेले ने अपने आप को ब्रेक डाउन कर देना मल्टीपल चीजों में, दैट इज व्हाट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब अगला टाइप जो है वो बहुत प्यारा टाइप है, मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल भी है। जल्दी से आप जो है इसको अच्छे से ध्यान दे के समझो बेटा। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यूं तो बच्चों को ये याद नहीं रहती है, क्योंकि यार यहाँ पे इसकी अगर डेफिनेशन को आप पढ़ोगे तो शायद बच्चे थोड़े से डगमगा जाते हैं, सर ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन। ऐसा पढ़ करके शायद आपके दिमाग में कुछ नहीं आता हो, लेकिन अब जो मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा वो पढ़ने के बाद मेरे को विश्वास है आप इस रिएक्शन के टाइप को कभी नहीं भूलोगे, चाहे फिर आप बाकी रिएक्शन के टाइप भले ही भूल जाओ, ठीक है। सर ऐसा क्या है, जल्दी बताओ, ध्यान से सुन। क्या है बेटा? यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ, ठीक है। क्या कहानी है? एक है लड़का, एक है लड़की। आहा, तुरंत ध्यान आ गया, कैसा अभी वीडियो को देख रहा है ध्यान से। एक है लड़का, एक है लड़की, और मान ले दोनों है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। क्या है? दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब सर अगर एक लड़का एक लड़की, इनकी कहानी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं। चलो, ये है लड़का, ये है लड़की, ये है लड़की। लड़की कैसे दिखाओ? अब ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। लड़की के बाल है ना बड़े बड़े। अब ये है लड़का, ये है लड़की, दोनों की है प्रेम कहानी, दोनों की है प्रेम कहानी, ठीक है। हाँ ध्यान दे, तेरी से बात कर रहा हूँ। एक है लड़का, एक है लड़की, कैसे दिल में हलचल हो रही। एक है लड़का, एक है लड़की, दोनों की है प्रेम कहानी। होता क्या है, सुन भाई, कहानी अब तक अच्छी चल रही थी, ठीक है। कहानी तब तक अच्छी चल रही थी जब तक इस लड़की ने एक नए लड़के को नहीं देख लिया। ओए होए 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 होए, ध्यान से सुन। अब ये दोनों की प्रेम कहानी बढ़िया चल रही थी, लेकिन एक दिन
ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ। कैसा हुआ सर, जल्दी बताओ। एक दिन ऐसा हुआ कि यार कॉलेज में, ये कॉलेज के लड़के थे, तुम्हारी उम्र के थोड़ी करोगे नालायक को, 10वीं में पढ़ रहा है तू, ये कॉलेज के है, सुधर जा, ये कॉलेज के है बड़े बच्चे, ये प्रेम कहानी कर रहे थे, चल रही थी इनकी बढ़िया, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक कॉलेज में एंट्री की एक नए लड़के ने। ये नया लड़का है, ये नए लड़के के ऐसे स्पाइक वाले बाल थे, बढ़िया है ना, बहुत प्यारा दिखने में था, बहुत शानदार, ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया। ये नया लड़का आ गया, ठीक है। ये नए लड़के के पास तो गाड़ी भी बहुत बढ़िया थी यार, धूम मचाले, गाड़ी बहुत बढ़िया थी इसके पास, ठीक है। अब ये नया लड़का जैसे आ गया, लड़की की निगाह गई लड़के के ऊपर, लड़की की निगाह कहाँ गई, लड़के के ऊपर। अब यार इस लड़की के मन में ऐसा कुछ हुआ कि इसको लगने लगा कि यार ये तो भाई फुद्दू है, अपने को तो पसंद आ गया अब ये वाला, ठीक है, अपने को अब पसंद आ गया ये वाला। तो लड़की ने इसके साथ किया ब्रेकअप और चल दी इस लड़के के साथ, इस लड़के के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है, इस लड़के के साथ हाथ मिला लिया। दुख हो रहा है क्या, ध्यान से सुन, इसलिए बोलता हूँ तेरे साथ भी यही होगा, और एक अच्छा लड़का आ जाएगा तेरे को भगा जाएगा, ठीक है, लड़की तेरे को छोड़ के चली जाएगी, इसलिए भाई ध्यान दे, पढ़ ले। तो क्या हुआ, लड़के के साथ पहले अच्छा चल रहा था, एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, एक नया लड़का कॉलेज में एंट्री किया, नया लड़का कॉलेज में एंट्री किया। अब नया लड़का जब कॉलेज में एंट्री किया तो जब लड़की इसके साथ पहले से रिलेशनशिप में थी, इसने इसको दिया डिच्चू, इसको दिया डिच्चू, बोली चल भाग भाई, मेरे को तेरे से कोई रिश्ता अब रखना नहीं है, चली गई इस नए लड़के के साथ। क्यों, क्योंकि इस नए लड़के के हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छी थी, नया लड़का दिखने में बहुत बढ़िया था, हैंडसम था, जिम जाता था, बॉडी शॉडी थी, गाड़ी भी अच्छी थी, पैसा भी था, खत्म खेल। अब क्योंकि यार इस नए लड़के पास बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो ये, हाँ लड़की गोल्ड डिगर थी ना, तो इस लड़की ने इस लड़के को, पुराने वाले को छोड़ दिया बेचारे को, और इसके साथ चल दी, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ होता है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुन। हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना बेटा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट घुस जाता है रिएक्शन में, जो कि ये इस नए लड़के की तरह एंट्री करता है, और उस मोर रिएक्टिव एलिमेंट के घुसने के कारण वो डिस्प्लेस कर देता है इस पुराने वाले को, भगा देता है, चल भग बाजू में, ठीक है, हटा देता है उसको बाजू में, और इस पुराने वाले के साथ खुद बॉन्ड बना लेता है। यहां पे एग्जाम्पल में कुछ ऐसा ही हो रहा है, ध्यान से देख। Cl2, ठीक है, Cl2, यहां पे अपने पास है NaBr, ठीक है, अपने पास है सोडियम ब्रोमाइड, अपने पास है क्लोरीन। अब जब भाई सोडियम ब्रोमाइड का पहले से अच्छा खासा रिश्ता था, जो कि ये दोनों है, ठीक है, जो कि ये दोनों है, अच्छा खासा रिश्ता था बेचारे का। लेकिन जैसे अपन ने यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कर दिया, जैसे अपन ने यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कर दिया, क्योंकि अब क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पैसे वाला है, दैट डज मीन इट इज मोर रिएक्टिव देन इट। केमिस्ट्री में इसका मतलब है ज्यादा रिएक्टिव होना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन इस ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन इस सोडियम का रिश्ता तोड़ देगा और नया रिश्ता ये सोडियम ब्रोमीन को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और बनाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ले, क्लोरीन के साथ बना लिया यहाँ पे रिश्ता, दिख रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, प्लस करेगा, तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहां पे हमारी ये जो गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड है ना, ये कौन है, ये वो सोडियम है, और ये जो मोर स्मार्ट लड़का जो एंट्री किया ना, वो कौन है, वो क्लोरीन है, ठीक है, जिसने इस ब्रोमीन को, इस पुराने, इस गरीब लाचार बच्चे को हटा दिया बाजू में और नया बॉन्ड बना लिया सोडियम के साथ। और ये ब्रोमीन देखो अकेला अभी सिंगल घूम रहा है ना, ये ब्रोमीन देखो अभी, ये ब्रोमीन, ठीक है, अकेला सिंगल घूम रहा है, ये सोडियम गर्लफ्रेंड, और ये हमारा नालायक शैतान स्मार्ट क्लोरीन। अरे आया समझ बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भूलने का कोई वजह
है ही नहीं। अब तो सर दिमाग में अच्छे से बैठ गया कि क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो मोर स्मार्ट है वो जब बीच में आ जाएगा ना तो ये लड़की छोड़ के उसके साथ रिश्ता बना लेगी, पुराने वाले को कर देगी सिंगल। सोडियम ब्रोमाइड के साथ ऐसा ही हुआ। ब्रोमाइड जो था बेचारा, ब्रोमीन जो था वो लाचार था, उसका रिश्ता पहले अच्छा, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव था ना ये क्लोरीन, वो आ गया बीच में, तो उसने ब्रोमीन को छोड़ दिया, नया बॉन्ड बना लिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। NaCl बन गया नया अपना कंपाउंड, नया रिश्ता इन दोनों का, और ब्रोमीन बेचारा पड़ गया सिंगल। ऐसे होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बार फिर डेफिनेशन को रीड करो, अब फील होगी डेफिनेशन, अब होगी भैया फील, है ना। क्या है? A displacement reaction is a chemical reaction where more reactive element displaces less reactive element from its solution. इस तरीके से काम करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर है। ठीक है, कौन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कहानियां तो चलती रहेगी यार, कहानी बस एक जरिया है। इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना। किसी भी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि टॉपिक आज तो आप तक जो है वो पहुंचाया जा सके, आपको वो इंटरेस्ट तरीके से समझ आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है टॉपिक को समझना, कहानी को एक बारी भूल जाओ, टॉपिक को यार दिमाग में प्लीज बिठा लो। ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। यह है रिएक्शन का तीसरा टाइप जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। एक और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, पहला एक एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल भी है Cu प्लस AgNO का। AgNO3 जो है बेटा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको। तो AgNO3 जो है यहाँ पे ये पहले से अच्छा था, इनका रिश्तेदारी थी, लेकिन जैसे यहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर रिश्ते में Cu आ गया, कॉपर आ गया, तो उसने क्या कर दिया, इसने तुरंत जो है रिश्ता बनाया किसके साथ, कॉपर के साथ। जो NO3 है वो हमारा यहाँ पे गर्लफ्रेंड वाला काम कर रहा है बेसिकली। तो NO3 ने Ag को छोड़ा, Ag बेचारा सिंगल रह गया देखो, और ये CuNO3 ने नया ग्रुप बना लिया Cu के साथ, इस NO3 ने Cu के साथ ग्रुप बना लिया। तो ऐसे डिस्प्लेस कर देता है यहाँ पे रिएक्शन में, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज हाउ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स। आई होप ये रिएक्शन का टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, सो अब जो है ये फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यार बोलोगे सर ये क्या, पिछले वाला आपने जो बताया था डिस्प्लेसमेंट जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी, तो इसमें क्या 2 बार होता है, मतलब क्या सीन क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट? तो बहुत आसान है यार, इसको समझो। थोड़ा सा वियर्ड लगेगा शायद आपको सुन के पिछले वाले एग्जाम्पल जैसा। इसमें ऐसा होता है, मान ले अपने पास कुछ A एलिमेंट है जो कि B के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे मान लिया अपने को C प्लस D मिल रहा है, ठीक है। मान लिया अपने को इससे C प्लस D मिल रहा है, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्म में समझा देता हूँ पहले तो इससे होता क्या है ना बेटा, ये A प्लस C B प्लस D के बराबर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ तो अल्टा पलट हो जाती है, ठीक है ना। समझो बात को सीधा एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे अपने पास बेटा है पोटेशियम ब्रोमाइड, इधर में है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3। अब पोटेशियम ब्रोमाइड में 2 चीजें हैं, पोटेशियम है और ब्रोमीन है। सिल्वर नाइट्रेट में भी 2 चीजें हैं, एक है सिल्वर Ag और दूसरा है नाइट्रेट ग्रुप विच इज NO3। अब क्या होगा, यहां पे जो AgNO3 है इसमें से NO3 ग्रुप Ag का साथ छोड़ देगा और रिएक्ट करेगा इसमें से जो पोटेशियम प्रेजेंट है इसके साथ। तो NO3 ने अपना नाता बनाया अब किसके साथ, पोटेशियम के साथ, और बन गया KNO3, ठीक है। अब NO3 ने क्योंकि पोटेशियम के साथ नाता बचाया तो बचा कौन, सिल्वर और ये ब्रोमीन, तो ये अपना नाता नया बना लेते हैं जो कि है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन में आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? हंसोगे आप, बहुत ज्यादा हंसोगे, मुझे पता है, शायद से आपको पसंद भी नहीं आएगा, गंदा सा लगेगा। लेकिन यार इस वाले में क्या हो रहा है ना, जो मान ले ये एक बॉयफ्रेंड है और ये एक गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, ठीक है। इस जोड़ी को अपन जोड़ी नंबर 1 बोलेंगे, पहली जोड़ी। ऐसी और एक जोड़ी है कॉलेज में, ठीक है ना। अब ऐसी और एक जोड़ी है, इसमें भी एक बॉयफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड है, लड़का लड़की इधर भी, लड़का लड़की इधर भी, ठीक है। चलो बढ़िया। होता क्या है ना भाई, इनका नाता बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था अब तक, इनका भी नाता बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था अब तक। लेकिन जब ये दोनों एक क्लासरूम में आ गए तो चारों ने एक दूसरे को देख लिया, होता है ना यूं ही। तो हुआ कुछ ये कि ये जो दूसरी जोड़ी है और ये जो पहली जोड़ी है, इसमें हो जाता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का अदला बदल, एक्सचेंज कर लेंगे। सर ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया भाई, ऐसा ही होता है, ध्यान दे। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉयफ्रेंड जो है अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ेगा, इसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेगा
और ये वाला बॉयफ्रेंड अपनी वाली को छोड़ देगा और इसकी वाली को पकड़ लेगा। तो मतलब एक्सचेंज हो जाता है भाई इधर, और ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। जरा ध्यान से देखो, KBr दोनों ने नाता बनाया था, AgNO3 इन दोनों ने नाता बनाया था, इन्होंने अदला बदल कर दी, Ag ने NO3 को छोड़ा और किसको पकड़ लिया, Br को पकड़ लिया, ये बन गया नई जोड़ी। और यहाँ पे Ag ने NO3 को छोड़ा और पोटेशियम को यहाँ पे NO3 ने Ag को छोड़ा और पोटेशियम को पकड़ लिया, ठीक है, ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये कंपाउंड आपस में जो अदला बदल कर लेते हैं, ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव की जगह ले लेता है, लेकिन दोनों कंपाउंड के अपने अपने लेस और मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब जब ये एक सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये नाइट्रेट ज़्यादा इससे रिएक्टिव पोटेशियम था तो उसके साथ नाता बना लेता है, और ये जो Ag था ये ब्रोमीन के साथ ज़्यादा अच्छा नाता रिएक्टिव होता है तो उसके साथ नाता बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट होती है इन रिएक्टेंट्स में, इन एटम्स के अंदर जो है इन एलिमेंट्स की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो आप बोलोगे रिएक्टेंट्स की, तो इस टाइप को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे और भी इसके हमने 3 एग्जाम्पल जो है बाकी नीचे दे रखे, बारी बारी सब सारे एग्जाम्पल अच्छे से देखो, और मैं बोलता हूँ आप अच्छे से हर एग्जाम्पल को लिखो, बैलेंस तरीके से भी उसको चेक करो वो है कि नहीं है, तो आपकी उस तरीके से प्रैक्टिस भी होती रहेगी, रिएक्शन बैलेंस होती है कि नहीं होती वो चेक करने की वजह से, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन फिर भी एक बार चेक कर लेते चलो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ 2 आयोनिक कंपाउंड, 2 आयोनिक कंपाउंड है, आर एक्सचेंज, यही इंपॉर्टेंट बात है समझना, एक्सचेंज हो जाते हैं टू फॉर्म 2 डिफरेंट न्यू कंपाउंड्स, एंड द जनरल फॉर्मूला फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट इज AB + CD इज इक्वल टू AD + CB, जो कि भाई यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से। मैंने आपको एक सादा एग्जांपल बोल दिया, 2 जोड़ियां आपस में अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर लो, ओके। तो आई होप इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को अब तक जो है सारी केमिकल रिएक्शन के जो हमने टाइप्स पढ़े उनको अच्छे से समझ चुके हो। अब चलते हैं चैप्टर में आगे। अब आ गया यहाँ पे, इसको रिएक्शन का टाइप बोल सकते हो एक तरीके से आप लोग, है ना, लेकिन मेन 4 टाइप अपने रिएक्शन की पढ़ लिए। अब यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री टाइप सब बोल सकते हो। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। देख भाई 2 बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक है एंडोथर्मिक, दूसरी है एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक जो है इसका मतलब होता है एंडो यानी कि अंदर आना, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ, यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ। एंडो बोले तो आना, आना, और एक्सो का मतलब है जाना, ठीक है, या तो बाहर निकाल देना। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी या कैसी प्रोसेस होगी। एंडोथर्मिक, थर्मा का मतलब है हीट, एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी। तो एंडोथर्मिक यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट ली जा रही है, उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हीट की जरूरत है। और एक्सोथर्मिक यानी कि ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन से हीट निकल जाती है, यानी कि उस रिएक्शन में से हीट बाहर इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, निकल जाएगी। तो यार सिंपल है, एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस को क्या समझना, आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोला जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, वो है बेटा प्रोसेस या वो रिएक्शन जिसमें रिलीज हो रही है हीट, रिलीज हीट, वाइल एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब करना, अंदर लेना, और एक्सो का मतलब बाहर निकाल देना। सिंपल है, आप इसको इस तरीके से नोट कर लो। अब यहीं पे तुरंत आप देखोगे इनके डिफरेंस को आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल की फॉर्म में भी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज एनर्जी टू द सराउंडिंग कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज, जिससे कि हीट बाहर निकल रही है, समझ आता है, टेम्परेचर राइज होता है। और एंडो में क्या होता है बेटा, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब करेंगे उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए। जैसे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आपने देखी होगी, उसमें हीट को देना पड़ता है तभी जाकर के रिएक्शन जो है पूरी होती है। और बाकी जो है कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम ज़्यादा देखते हैं कि हीट एनर्जी बाहर निकलती भी है ना। तो इस तरीके से एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये 2 टाइप हो गए, जिसमें अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये कंबशन रिएक्शन हो गई बेटा, जो बोलते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड कैंप फायर, या फिर जो है यहाँ पे फ्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कंबशन रिएक्शन जो है जिसके अंदर क्या हो रहा है, आप बोलोगे
हीट को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, या तो हीट जो है बाहर निकलती है। एंडो में क्या हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करना है, तो भाई मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जांपल ले लिया हमने। आइस मेल्ट हो रहा है, यानी कि जो उसने हीट एब्जॉर्ब की तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ा और वो आइस जो था वो मेल्ट होकर के पानी में तब्दील हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस को, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ तुरंत, एंडोथर्मिक यानी कि हीट को अंदर लेने वाली रिएक्शन, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट को बाहर छोड़ने वाली रिएक्शन। चलो दैट्स इट, इतना ही सिंपल है, इतना ही आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अच्छा, इसी को आगे जो है और एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये वैसे मैंने बता दिया आपको, कंबशन है, न्यूक्लियर फिजन, रस्टिंग ऑफ आयन। न्यूक्लियर फिजन, देख भाई, फिजन का मतलब क्या होता है ना, कि जब चीज़ें ब्रेक होती है ना, जब चीज़ें ब्रेक होती है, बढ़ जाती है, टूट जाती है, इसको फिजन बोलते हैं। और इसका एक और एक वर्ड होता है दूसरा, जो कि फ्यूजन होता है, यानी कि जुड़ जाना। तो फ्यूजन और फिजन दोनों तरीके की रिएक्शंस होती है। न्यूक्लियर फिजन में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, एक एटम को ब्रेक डाउन किया जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, बड़ा सा वहाँ पे जो है रिएक्शन में से हीट निकलती है बहुत ज़्यादा। आपने बेसिकली ये पढ़ा होगा जब अपने पावर प्लांट्स पढ़े होंगे, है ना, किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है वहाँ पे एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को करने के बाद। वो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, फिर चेन रिएक्शन होती है, नॉल। खैर, कहानी बताने के लिए बहुत ज़्यादा है, सिंपल रखते हैं। आपको आई होप एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते जल्द से ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो बोर्ड के ऊपर से, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान देके पढ़ना भाई, बहुत जरूरी भी है ये। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं भाई जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है, जिससे केमिकल रिएक्शन का रेट बदलता है। अब रेट यानी कि क्या सर, वो बाजार का भाव, वो वाला रेट नहीं भाई। दुकानदार के पास चले गए, किसी चीज़ को खरीदने के लिए बोल दिया, बताओ इसका रेट कितना है, ठीक है। उस रेट की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम बोल रहे रेट यानी कि उसके स्पीड की बात है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन में जो है रेट का मतलब होता है वो कितने जल्दी या कितनी स्लो रिएक्शन हो रही है। तो मेरे पास ऐसे टोटल 5 फैक्टर्स है जो इस केमिकल रिएक्शन की रेट को जो है अफेक्ट करेंगे, या तो है उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज होगा, स्पीड जो है वो बदलेगा। टोटल ऐसे 5 फैक्टर की बात करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर आता है बेटा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। ऐसे सभी फैक्टर्स को हमें पढ़ना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, या तो केमिकल इक्वेशन के स्पीड को अफेक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को अफेक्ट करते हैं। इक्वेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी, रिएक्शन। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या है सर, भाई देखो ना, जो रिएक्टेंट खुद इस्तेमाल किया जा रहा है उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, उसका नेचर मैटर करता है। नेचर में क्या चीज आती है सर, ठीक है। दे आर सेवरल फैक्टर्स, पहले यहाँ पे बोल रखा है अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से पहला बोला है हमें नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट कैसे टाइप का है, कैसा बना हुआ है, उसके अंदर जो है क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ये चीजें मैटर करती है। आयनिक वर्सेस कोवैलेंट कंपाउंड्स, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट फास्टर देन कोवैलेंट कंपाउंड्स, है ना, बिकॉज दे ओनली इन्वॉल्व इन आयन ट्रांसफर व्हाइल कोवैलेंट कंपाउंड्स रिक्वायर बॉन्ड क्लीवेज। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की बड़े बातें हो गई आपके लिए भाई, ये आपके तुरंत दिमाग में नहीं बैठे तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना याद करने की, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। इतना समझ लो कि रिएक्टेंट का नेचर जो है वो कैसा है, कैसा बना हुआ है, वो कौन से टाइप का है, आयनिक है या क्वालिटी, ये चीज़ें मैटर करती है। किसके लिए, उस रिएक्शन के रेट के लिए। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट, कि अगर भाई कितना उसका नेचर अच्छा है, बुरा है। अच्छा बुरा तो खैर हम यहाँ पे ऐसे बोलते नहीं है ना। दैट डज मीन कि कौन सा रिएक्टेंट किस तरीके से बना हुआ है, उस चीज़ के ऊपर भी रिएक्शन का स्पीड मैटर करता है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स कोई कंपाउंड है तो भाई उसको ब्रेक डाउन होने में, उसको चेंज करने में, बॉन्ड चेंज करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो उसका रेट स्लो हो जाता है। सो दैट इज हाउ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट मैटर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। अब अगली स्लाइड में क्या है बेटा, यहाँ पे आता है सेकंड इसका फैक्टर, जो कि है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसको बहुत सारे एग्जांपल बताने के लिए बहुत आप आसानी से समझ जाओगे। मान ले भाई एक पानी है, पानी का मैंने एक थोड़ा सा जो है बाउल ले लिया और उसके अंदर मैंने शक्कर मिक्स करनी है, ठीक है। अब शक्कर यानी कि शुगर जो है मैंने उसके अंदर ले ली और मिक्स कर दी। तो पहले तो आप बोलोगे शुगर के, मान ले मैंने बड़े बड़े क्यूब ले लिए, उसको डाल दिया, तो मैं चम्मच लेकर के उसको, स्टरर लेकर के उसको मिक्स कर रहा हूँ। अब बड़े बड़े क्यूब अगर शुगर के अंदर उसके मैं डाल दूँ तो उसको मिक्स करने में जाहिर सी बात है आपको बताए क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मान ले मैंने शुगर की पाउडर बना ली, है ना, और उस पाउडर फॉर्म में जो शुगर है उसको उस पानी के अंदर डाल दिया। अब बताओ उन्हीं क्यूब्स वाली शुगर को
जितना क्वांटिटी मैंने वो क्यूब वाली शुगर ली थी उतनी क्वांटिटी मैंने पाउडर फॉर्म में अगर वो शुगर ले ली तो कितना समय लगेगा? अब तो तुरंत सारी शुगर जो है मिक्स हो जाएगी पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई रिएक्टेंट में पार्टिकल्स का जो साइज है ये मैटर करता है उस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अब पार्टिकल का साइज क्योंकि छोटा है तो तुरंत 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 जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो है उस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो जाती है तेज। तो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, ठीक है। तो शक्कर वाला एग्जांपल तो क्लियर है। नमक का भी पकड़ सकते हो यार, मतलब नमक का अगर मान ले मोटा मोटा खड़ा नमक जो होता है वो डाल दिया तो उसको मिक्स करने में समय लगेगा, लेकिन बारीक नमक का पाउडर लगेगा तो उसको डाल के तुरंत मिक्स हो जाएगा, राइट। तो पार्टिकल का साइज मैटर करता है रिएक्शन के रेट के लिए कि रिएक्शन कितनी तेज या कितनी स्लो होगी, ठीक है। सो पार्टिकल ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट मैटर्स या अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सामने एक्सप्लेन कर रखा है। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब नेक्स्ट होता है इसका फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सॉरी, ये कैसे? देख भाई, आपने बहुत बार देखा होगा कि यार कभी कभी अपन जो रिएक्शंस के अंदर एसिड यूज करते हैं ना तो उसकी स्टेट को अगर पढ़ा होगा नीचे अपन ने तो वो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट फॉर्म में हम यूज करते हैं अलग अलग एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर मान ले कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर रहे होते हैं तो रिएक्शन कैसे तेज तेज होती है, फटाफट फटाफट। और उसी जगह पे अगर अपन डाइल्यूट को इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी? स्लो। भाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में H+ आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं और लेस कॉन्सेंट्रेटेड या फिर जो डाइल्यूट एसिड है उसके अंदर वो कम होता है। तो रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी अपना रेट चेंज करती है। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्शन तेज होगी और रिएक्टेंट अगर डाइल्यूट है या लेस कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्शन स्लो होगी। सो दैट्स हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब तक अपन ने 3 फैक्टर की बात की जो अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के रेट को। सबसे पहला फैक्टर अपन ने डिस्कस किया बेटा, वो था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, वो कौन सी टाइप का रिएक्टेंट है ना, आयनिक है या कोवैलेंट कंपाउंड टाइप का या कौन सा है, उसकी बनावट कैसी है। दूसरा अपन ने फैक्टर डिस्कस किया था भाई कि साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है ना, उसकी वजह से रिएक्टेंट के पार्टिकल्स का साइज अगर छोटा हो बड़ा हो उसकी वजह से भी रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैटर करता है, ठीक है। वो एक फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर जो अपन यहाँ भी पढ़ रहे थे, अपन ने भी पढ़ा, वो है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है तुम्हारा रिएक्टेंट साइड में जो सारे चीज़ें हैं जो कंपाउंड्स है, वो अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी और वो अगर लेस कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्लो होगी। दैट्स हाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द concentration of the reactant. Now let us move to the next factor which affects the rate of chemical reaction and you can clearly read it is what? टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर भी बहुत बढ़िया तरीके से जो है रेट को अफेक्ट करता है। आप देखोगे कि यार एक घर का, चलो एक साधारण एग्जांपल है चाय बनाने का, है ना सर, चाय। तो भाई चाय को जो अगर आप देखोगे बनाने के लिए हमें चूल्हा या गैस जो है वो चलाना पड़ता है, राइट। अब बिना चूल्हा जलाए, बिना गैस को चलाए, बिना जो है हीट प्रोवाइड किए अगर तुम चाय बनाना स्टार्ट कर दो तो मुझे बताओ वो चाय, एक तो चाय घटिया बनेगी, लेकिन क्या वो चाय जल्दी बनेगी भी? भाई चाय को जब तक उबाल नहीं आता तब तक मज़ा भी आता नहीं, है ना। तो वो बात तो छोड़ ही दो, लेकिन यार चाय जल्दी बनेगी क्या? शक्कर तुरंत मिक्स होगी क्या? वो जल्दी से सारा कलर उस चाय को आएगा, रंग आएगा, या वो उस रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करेंगे? तो जाहिर सी बात है आप सभी को इतना तो पता होगा कि नहीं। अब अगर उसी के बजाय अगर मैं उसको नीचे से हीट अप्लाई करता हूँ तो वो रिएक्शन हो जाती है तेज़ और जल्दी जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे केमिकली रिएक्शन जो है केमिकली वो जल्दी रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शन की जो है स्पीड वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। दैट्स हाउ वी कैन से टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और इसीलिए ये एक फैक्टर बन जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। सो इसीलिए आप देखो कि बहुत दफ़ा हम लोग भी केमिकल लैब में भी जब भी हम रिएक्शंस करते हैं तो नीचे से हमें बहुत बार जो है हीट अप्लाई करते हैं, बंसन बर्नर लगा लेते हैं, स्पिरिट लैम्प लगा लेते हैं, हमें हीट अप्लाई करनी होती है उसको पूरा करने के लिए। सो हीट, it is a form of energy of course, so some energy we use in this reaction and the temperature becomes important factor over here। टेम्परेचर की वजह से जो है रेट जो है रिएक्शन का वो हम देखते हैं मोस्टली क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। एंड दैट्स हाउ टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आगे चलते हैं इसके आखिरी फैक्टर के ऊपर जो कि है कैटालिस्ट, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका काफी यूज है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो इसको जरा अच्छे से समझो। क्या चीज होती है कैटालिस्ट? कैटालिस्ट यार इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, एक ऐसा कंपाउंड एलिमेंट, कोई भी चीज़ हो सकती है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ये कोई मैटर हो सकता है, ये कोई लिक्विड हो सकता है, ये कोई गैस हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन
कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होगी जिसको केमिकल रिएक्शन में अपन यूज करेंगे स्पीड चेंज करने के लिए, मोस्टली इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उसका रेट बढ़ाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए। लेकिन साइमल्टेनियसली उस रिएक्शन में ऐड करने के बावजूद उस रिएक्शन के प्रोडक्ट को या उस रिएक्शन को खराब नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, एक ऐसी चीज ऑन एडिंग टू विच वी व्हेन वी ऐड इट इन अ केमिकल रिएक्शन, it will not affect the chemical reaction but it will increase its rate। तो यार यहाँ पे साफ तौर पे समझ आना चाहिए कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जिसको केमिकल रिएक्शन में डालने के बाद केमिकल रिएक्शन का रेट तो बढ़ जाता है, लेकिन यार वो उस केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, उसके प्रोडक्ट को बदलता नहीं है, रिएक्टेंट को बदलता है, कुछ नहीं करता, उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो साफ तौर पे यहाँ पे लिखा भी है, एडिंग अ कैटलिस्ट टू द रिएक्शन मिक्सचर स्पीड्स अप द रिएक्शन, यानी कि उसकी रेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्पीड। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन एंड कैन रिकवर्ड केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि भाई वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो बस रिएक्शन में रेट बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये होता कैसे है ना, तो वो केमिकल वहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, वो कैसे एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ को अपन ने नाम दे दिया कैटलिस्ट, है ना, ऐसी चीज़ को अपन ने नाम कह दिया कैटलिस्ट, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट तो अफेक्ट होता है, स्पीड तो वो बढ़ जाएगी, लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है। ऐसे किसी चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। आई होप ये सारे जो फैक्टर्स है, टोटल अपन यहाँ पे 5 फैक्टर्स पढ़े, टोटल अपन यहाँ पे 5 फैक्टर्स पढ़े, ठीक है, जिसमें सबसे पहला रिवाइज करें तो समराइज करें तो सबसे पहला था बेटा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा था साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा था यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, चौथा था टेम्परेचर, और पांचवा जो आपके सामने लगा है कैटलिस्ट। ऐसे टोटल 5 फैक्टर्स को अपन ने पढ़ा जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते, या फिर अपने टॉपिक को बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो आई होप ये टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो गए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन के और 2 टाइप्स, बहुत प्यारे टाइप्स है, बहुत वाइडली हमें इनको अलग अलग केमिकल रिएक्शन में देखने मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पूरे केमिस्ट्री में हमें आगे और पढ़नी होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत प्यारे टॉपिक से, ध्यान से समझो इसको, क्या होता है इसका मतलब, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। भाई ऑक्सीडेशन यानी कि यार इसको अपन देख, यहाँ पे भले ही 2 लिखे, अपन 3 तरीके से समझेंगे, है ना, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो साफ तौर पे यहाँ तो लिखा ही है वो, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी चीज लिखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, वापस पे बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो, ध्यान दे, बहुत सिंपल है। अब इसको अपन साधारण तौर पे समझते हैं ऐसे लिख करके, है ना। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? पहला, या तो अपन ऐड कर ले भाई, या तो अपन क्या कर ले, ऐड कर ले ऑक्सीजन को, तो भी इस चीज को अपन ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कोई रिएक्शन ऐसी है ना जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, हाँ ऑक्सीजन, ठीक है, बस ऑक्सीजन। कोई रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन के मिलने से कोई चीज बदल रही है, ऑक्सीजन के साथ कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो यार उस रिएक्शन को अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है साइमल्टेनियसली। या ऐसा अगर होता है कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए, मतलब पूरी दुश्मनी इन दोनों की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, बराबर है। या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, फिर चाहे हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ऐड हो ना हो, उसे मेरे को लेन देन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला है एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। या तो अपन बोलेंगे यहाँ पे तीसरा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलना है, ठीक है। रिडक्शन की कहानी को समझते हैं, एग्जैक्टली इसका उल्टा करेंगे। पहला, अब यहाँ पे जो अपन ने बोला इसका उल्टा अपन रिडक्शन में बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोला है, यहाँ पे एडिशन ऑफ मैं बोलूंगा हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या बोलूंगा? हाइड्रोजन। अगर भाई हाइड्रोजन ऐड होते हैं किसी रिएक्शन में तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, या तो
हाइड्रोजन रिमूव होता या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है, ठीक है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन या एडेड एंड द ऑक्सीजन इज लॉस्ट, या तो अपन बोलेंगे रिमूव्ड, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या तो ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा ऑक्सीडेशन का, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन, या तीसरा अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, या तो अपन क्या बोलेंगे, गेन करेगा, किसको गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो भी इस चीज को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको अपन बोल सकते हैं रिडक्शन, ठीक है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है ये समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, साइमल्टेनियसली समझ सकते हैं हाइड्रोजन का निकल जाना, ये दोनों चीजें ऑक्सीडेशन ही है। रिडक्शन में समझ सकते हैं कि यार हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या ऑक्सीजन का निकल जाना, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो रिएक्शन के टाइप बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी बनते हैं, खैर ठीक है, वो आप नोट करना। आगे हम बढ़ते इस टॉपिक में, ठीक है, जहाँ पे हमें एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन। पीछे जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा उसकी खिचड़ी है ये, उसका मिक्सचर है, ठीक है। अब ऐसी अगर कोई केमिकल रिएक्शन है बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठा हो जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर इकट्ठा एक ही केमिकल रिएक्शन में हो जाए तो उस रिएक्शन को अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं या तो बस रेडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब रेडॉक्स में क्या हो रहा है पढ़ लेते हैं एक बारी। रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम या फिर साइमल्टेनियसली, ठीक है। इन अ रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपन ने पिछले में पढ़ा था, एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई रेडॉक्स में एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, जो तीसरा मैंने मतलब समझा था, बोला वो तीन तरीके समझाऊंगा। पिछले साइड में अपन ने देखा था, यहाँ पे अगर आपको भूल गए हो तो तुरंत नोट कर लेते। पिछले साइड पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको तीन तरीके से बताया था, है ना। ऑक्सीडेशन में ये भी बोलता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और रिडक्शन का मतलब मैंने क्या बोलता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज़ यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठा होती है रेडॉक्स के नाम से हमने इसको पढ़ा कि यहाँ पे एक टाइम पे दोनों चीज़ें हो रही है, यानी कि कुछ पार्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, कुछ पार्ट में लूज भी किए जा रहे हैं। कैसे होता है ये ध्यान दो। इधर एक बहुत सिंपल और प्यारा एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड का, CuO का, हाइड्रोजन भी है साथ में। अब CuO और H2 अगर रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है ना। तो Cu जो है यहाँ पे अकेला पड़ जाता है, H2 इस O के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है क्योंकि ये इसका सबसे अच्छा हाईली रिएक्टिव अच्छा दोस्त है, H2O बन गया, ठीक है। तो इधर में भाई Cu पड़ गया अकेला, बॉन्ड बन गया H2 के साथ O का, और ये बन गया H2O। तो इधर में क्या हुआ जरा ध्यान से देखना, क्या ये कॉपर के साथ जो जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन ये निकल गया बाहर, ये निकल गया बाहर। अब क्योंकि भाई कॉपर के साथ लगा हुआ ऑक्सीजन निकल गया तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूव होना एक तरीके से क्या होता है, रिडक्शन होता है। साइमल्टेनियसली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसने तो यार ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसने तो ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन भी तो हो रखा है, ठीक है। तो यार एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीजन निकल भी रहा है, ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे रिडक्शन भी हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो दोनों चीजें इकट्ठा एक ही रिएक्शन में एक ही टाइम पे हो गई, इसलिए ऐसे रिएक्शन को मैंने क्या बोल दिया, रेडॉक्स रिएक्शन बोल दिया। क्या नाम दिया इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। सेम चीज इस सेकंड वाले एग्जांपल में आप नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से दोनों रिएक्शन को नोट कर लो। आई होप आपको ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक थ्योरेटिकल प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है करोजन। अब ये बहुत जाना पहचाना नोन वर्ड है आपके लिए, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी करोजन मतलब क्या ये पता नहीं होगा, है ना। अब बहुत सारी थ्योरी है, सब कुछ पढ़ूंगा नहीं मैं, लेकिन आपको एक साधारण तौर पे बता देता हूँ, ठीक है। भाई करोजन क्या है, जब यार चीज़ें कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ मोस्टली, ठीक है, जिस कारण से वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, सड़ना गलना खराब होना शुरू हो जाती है, और ऐसी रिएक्शन को अपन करोजन बोलते हैं। मोस्टली अपन इसको रस्ट की फॉर्म में पढ़ते हैं यार। अपन देखते हैं ना मेटल में जो आयन है, आयन का
जो आप देखोगे रस्टिंग होने के कारण से वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अगर कोई गाड़ी साइकिल अगर घर के बाहर रखी है, कोई पतरे का, ऐसे अभी तो आप लोग तो नहीं देखे होंगे, शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन पतरे का अगर घर होता है तो वहाँ पे बारिश के कारण से वो लग के बार बार ऑक्सीडेशन उसका होता रहता है, और ऑक्सीडाइज होकर के जो है वो रेडिश ब्राउनिश उसका लाल सा जो है आप देखोगे वहाँ पे जंग उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और उस कारण से ये करोजन ही है, उस कारण से बाय टाइम वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, राइट। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल करोजन। अब यहाँ पे करोजन को किस तरीके से बताया जाता है देख लो। करोजन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि भाई एक स्लो प्रोसेस है। ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, धीमी प्रोसेस है। या ऐसे नहीं है कि यार एक बारी बारिश हो गई मेरी पूरी साइकिल सड़ गई, पूरी रस्ट लग गया, ऐसे नहीं होता। ये बाय टाइम होती रहती है, धीरे धीरे स्लो रिएक्शन है, अपने को समझ नहीं आती, लेकिन बारी बारी से ना इसकी रिएक्शन होती रहती है, बहुत टाइम लगाती है। ऑफ अ मटेरियल, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ अ मटेरियल, यूजुअली मेटल, ओके, ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू द केमिकल या तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद इट्स एनवायरमेंट। आसपास के एनवायरनमेंट को अपन मोस्टली यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे बारिश होना, यहाँ पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहना, या ऐसी चीज़ों से। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स रिफाइंड मेटल इनटू मोर केमिकली स्टेबल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या तो सल्फाइड। इनमें से किसी केमिकल कंपोजिशन में ये चेंज होता है, जिस कारण से वो खराब हो जाता है, उसके बेस या ओरिजिनल फॉर्म में ये रहता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है सिल्वर का। व्हेन सिल्वर इज एक्सप्लोर्ड विथ एयर एंड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम इट लूजेस इट्स शाइन्स। और आप देखोगे चांदी जो है, सिल्वर जो है, लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से पैदा होगा, पता होगा ये चीज़, राइट। वो काली पड़ना शुरू हो जाती है, राइट। चांदी देखो काली काली सी हो जाती है, जो सिल्वर है उसकी उतनी चमक रहती नहीं है। बाकी रस्ट का तो आपको पता ही है ना, आयन का। व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू इन द एयर और मॉइस्चर या फिर पानी के एक्सपोज में आता है, तो भाई वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का, जो भी मैंने बताया था, एक लेयर फॉर्म होती है, जो कि टेरिफिक टेरोक्साइड यानी कि Fe3O4 इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज द रस्ट बेसिकली, जो कि एक करोजन है, एक तरीके से करोजन है किसका, आयन का। इट कैन बी प्रिवेंटेड इन सेवरल वेज। तो भाई रस्टिंग अगर हो रहा है सर, तो क्या नेचर में ऐसा होता ही रहेगा, इसको बचा नहीं सकते? हाँ, कुछ हद तक हम बचा सकते हैं। देयर आर सम वेज दैट वी कैन यूज टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और मेटल फ्रॉम गेटिंग करोडेड, यानी कि कोरोजन होने से उसको बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं। बाकी जो है आप देखोगे कि कुछ कुछ इसके अंदर ये भी किया जाता है। नहीं, अब यहाँ पे तरीके होते हैं उसके, जैसे कि पहला तो हो गया कोटिंग, दूसरा यहाँ पे हो गया आपका ये पेंट। अब यहाँ पे सारे लिखे नहीं है अगर, तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी गैल्वनाइजिंग वगैरह ये सब भी होते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड पे है क्या? नहीं है। तो गैल्वनाइजिंग वगैरह ये सब भी होते हैं, यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो गैल्वनाइजेशन होता है, बाकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, पेंटिंग होता है, ओके। या तो अपन इसको क्या कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोलाइटिक आप बोलोगे, ये पूरी एक रिएक्शन जो होती है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिसिस का हिस्सा है। उसको अपन डाल करके उसके अंदर अलग टाइप का मेटल का जो है उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वनाइजिंग, ये सब सारे तरीके हैं जिसकी मदद से अपन जो है इस आर्टिकल को या पर्टिकुलर उस मेटल के ऑब्जेक्ट को जो है करोड़ होने से, करोजन लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। होता क्या है उसमें, बेसिकली अपन किसी और सब्सटेंस का लेयर उसके ऊपर डाल देते, कोट कर देते, ताकि वो उसके कांटेक्ट में ना आए, किसके, एयर के, मॉइस्चर के, ऑक्सीजन के, उससे साथ रिएक्ट होने से बच जाए, ठीक है। लेकिन पेंट इतना अच्छा तरीका नहीं है, भी बताता हूँ, क्योंकि पेंट को अगर कहीं से भी लीक हो गया तो उसके नीचे से करोजन लगना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट ऑल्सो यू कीप इन माइंड, दैट इज नॉट द बेस्ट वे। बाकी गैल्वनाइजिंग वगैरह, या तो सबसे अच्छा है भाई अलॉय ठीक है, मेटल की वो चीज़ प्योर फॉर्म में इस्तेमाल ही मत करो, अलॉय इस्तेमाल। देखो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस को स्टेनलेस बोला ही क्यों, वो कभी करोजन नहीं होता। घर में के बर्तन जो होते हैं उसमें अंदर सालों साल हम पानी यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं ना, कभी करोजन उसको होता नहीं, क्योंकि वो स्टील जो है ये एक अलॉय है, वो एक मिक्सचर है मल्टीपल मेटल्स का, जिस कारण से वो कभी करोजन होता नहीं है। ये एक अच्छा तरीका है, अलॉय यूज़ कर लो, टेंशन खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे चैप्टर का आखिरी, लगभग लास्ट टॉपिक, लगभग क्या मतलब लास्ट ही टॉपिक है ना, विच इज रैंसिडिटी। अब सर ये रैंसिडिटी क्या वर्ड है, साउंड तो बड़ा प्यारा कर रहा है, रैंसिडिटी। सर ये रैंसिडिटी होता है बेसिकली ऑयल का ऑक्सीडेशन,
है ना। अब जैसे एक कहानी सुनाया था ना छोटी सी, हाँ, ये आप समोसे खाने, कचौड़ी खाने, या आप जो है दुकान में चले जाते हो, वो हलवाई वाला भैया जो होता है वहाँ पे, वो छोटी मोटी जो दुकान होती है, जनरली मैं अच्छे दुकानों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो ऑयल जो है ना कई दफ़ा रिपीटेडली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब वो ऑयल जो कि ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, ठीक है, वो बहुत लंबे समय तक एक्सपोज किया जाए ऑक्सीजन की कांटेक्ट में, एयर की कांटेक्ट में, तो भाई वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट होता है, एंड देन बेसिकली दैट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस दैट पर्टिकुलर ऑयल। अब इस प्रक्रिया के कारण से, क्योंकि ऑयल जो है ऑक्सीडाइज हो गया है, वो एक अलग तरीके की फाउल स्मेल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और उसको आप बड़े चाव से खाते हो। तो इस तरीके से जो है इस प्रोसेस को रैंसिडिटी हम बोलते हैं। रैंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच द फैट्स एंड ऑयल्स in the food oxidize and change their taste and smell, making them अनडिज़ायरेबल फॉर कंजम्पशन। ठीक है भाई, इसलिए बाहर का खाना छोड़ दो, बहुत बेकार होता है भाई, और खाओगे भी तो अच्छी जगह पे खाओ यार, ताकि आपके पेट की जो है वाट ना लगे, ठीक है। तो इस तरीके से रैंसिड नहीं होना चाहिए। आप देखोगे चिप्स के पैकेट वगैरह भी आप जब खरीदने जाते हो बाजार में, तो फुले हुए होने चाहिए, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो कि प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है। आप यूँ मान लो कि आप ऑक्सीजन को उसके साथ रिएक्ट होने से बचा देता, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, वो रैंसिड ना हो, ठीक है। ये तो ऑयल से तले हुए जो चीज़ें होती है, वेफर्स वगैरह, चिप्स वगैरह, वो अगर फूटे हुए पिचके हुए पैकेट्स अगर आप खरीदते हो तो हवा उसके अंदर चली गई, मतलब ऑक्सीजन चला गया, तो वो रैंसिड होना स्टार्ट होता है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं आती है, वो कभी भी मत खाना, ठीक है। तो ये एक एडवाइस हो गई। बाकी रैंसिडिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या टॉपिक है। इसके एग्जाम्पल दे रखे, बटर दैट चेंजेस इट्स टेस्ट एंड स्मेल व्हेन लेफ्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट्स हाउ द ऑयल बिकम्स रैंसिड, और द बटर इटसेल्फ बिकम्स रैंसिड, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है सर, बचाएंगे कैसे? चलो, खराब कैसे होता है आपने बता दिया, बचेंगे कैसे ये भी तो बताओ। है यार, तरीका इसका भी है। क्या तरीका है? रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड दैट कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल तरीका है कि एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो। अब एंटीऑक्सीडेंट डालने से क्या होगा भाई? एंटीऑक्सीडेंट डालने से जो भी उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को मारना शुरू कर देगा, अपोजिट रिएक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली प्रिवेंट, ओके, रैंसिडिटी या रैंसिड होने से प्रिवेंट कर सकते हो। या फिर और एक बढ़िया तरीका है, बाय स्टोरिंग लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। या भाई रिएक्ट होने से बचा लो, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, ठंडे एनवायरनमेंट में रख दो, तो ये भी एक है। लेकिन इसमें से कोई भी परमानेंट तरीका नहीं है। सबसे अच्छा है फ्रेश फूड खाओ, दैट्स इट, ठीक है। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। फिर भी हाँ, फिर क्या है ये बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल is an antioxidant that can be used to prevent rancidity in foods। तो ये नाम याद कर लो, लिख लो, छाप लो कहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक प्रिवेंशन का हमने मेजर लिख लिया। बाकी और भी तरीके होते हैं यार, ठीक है। आप इनको, जैसे मैंने चिप्स के पैकेट का होता है नाइट्रोजन वगैरह स्टोर करके रखना, इंडस्ट्रियल तरीके हैं, वो लोग प्रिवेंटिव मेजर्स जो है अलग तरीके से केमिकल्स की मदद से लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी है। दैट्स हाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर हियर। दिस इज द लास्ट टॉपिक, एंड आई होप आपको जो सारे टॉपिक्स हमने शुरुआत से लेकर अब तक पढ़ाए वो सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल या डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। We'll definitely try our best to complete all your doubts, okay, to respond all your messages। बाकी आपको अगर लेक्चर पसंद आते तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है वन शॉट लेक्चर्स की। और प्लीज़ आप अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी यार एक भरोसा मिले कि बच्चे हमें देखते पसंद करते, और आगे इस तरीके के और वीडियोस को हम आपके लिए बनाते चले जाए। और एक चीज़, अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट करनी कि किसी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, कोई एक्सरसाइज सॉल्व करनी, क्वेश्चन सॉल्व करना है, जरूर से आप जो है उसकी डिमांड भी हमें यहाँ पे कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर योर दोज डिमांड्स एज वेल। थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पर लेक्चर देखा है तो आप यार बहुत सीरियस हो वर्ड्स के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। गुड बाय। यस।